एपिसोड 221। इसी वजह से मेड अक्सर उससे पूछकर दिखाना बना दी थी कि उसे क्या क्या खाना है। सारा खाना ही की पसंद का ही था। ही में खाने की खुशबू स्मेल करते हुए कहा, वह आज तो खाने में बड़ी अच्छी वाली खुशबू आ रही है, जल्दी से बाहर आओ ना, मुझे भूख लगी है। ही में उसकी आवाज़ देते हुए कहा और कुछ ही देर में वॉशरूम पर और ओपन कर अंश बाहर आ गया। उसने देखा कि हीर सोफे पर आलती पालती मारे अपने दोनों हथेलियों पर अपनी चिन टिकाए हुए खाने को ललचाई नजरों से देखे जा रही थी। हीर के फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ही क्यूट नजर आ रहे थे, जैसे कोई छोटी बच्ची लालच की नजरों से खाने को देख रही हो पर किसी मजबूरी से वो खाने को खा नहीं पा रही हो। हीर को इस तरह से देखकर अंश ने अपना सिर न में हिलाया और हंसते हुए उसके पास बैठ गया। हीर ने सर घुमाकर अंश की तरफ देखा और मुंह बनाते हुए कहा, इतनी देर क्यों कर दी बाहर आने में? मुझे बहुत ही भूख लगी थी। अंश ने कहा, तो तुम मेरा वेट क्यों कर रही थी? खाना शुरू कर देती ना। उद्धरण चिन्ह। हीर ने कहा, तुम फिर भूल गए, मैंने तुम्हें क्या कहा था? तुम्हारे बिना मुझे खाना खाने का मन नहीं करता है। उद्धरण चिन्ह। फिर हीर खुद ही जाकर अंश की गोद में बैठ गई और उसके गले में बाहें डालते हुए बोली, चलो अब जल्दी से मुझे और मेरे बच्चे को खाना खिलाओ। उद्धरण चिन्ह। हीर की ऐसी बचकानी हरकत देखकर अंश ने प्लेट में उसके लिए खाना सर्व किया और धीरे धीरे उसे खाना खिलाने लगा। जब से हीर प्रेग्नेंट हुई थी, वो अंश से बिल्कुल बच्चों वाली जिद करती थी और अंश उसकी सारी जिद मानना अपना फर्ज समझता था, बल्कि उसे तो खुशी होती थी कि हीर उससे अपनी जिद मनवाती है, क्योंकि इस तरह से हीर अंश पर अपना हक जो जताती थी। हीर बीच बीच में अंश को भी अपने हाथ से खाना खिला रही थी। अंश ने हीर से कहा, मैं जानता हूँ हीर, कहीं ना कहीं मैं तुम्हारे साथ सही नहीं कर रहा हूँ, तुम यहाँ अपनी फैमिली को बहुत मिस करती हो ना। उद्धरण चिन्ह। अंश की बात सुनकर हीर के फेस पर भी थोड़ी उदासी आई, फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं अंश, ये सब तुम मेरे और बच्चे के लिए कर रहे हो ना, पर प्लीज जल्द से जल्द गुनहगार को ढूंढ लो ताकि हम फिर से अपनी फैमिली के साथ पहले की तरह रह सकें। उद्धरण चिन्ह। अंश ने कहा, बस कुछ दिन और, तुम्हें अब इतना वेट नहीं करना होगा। अंश ने हीर को खाना खिला दिया था, इसलिए उसे गोद में उठाकर उसे बैग की तरफ ले गया और आहिस्ता से उसे बैग पर बैठाते हुए कहा, अब तुम्हारी दवाई खाने का वक्त है। उद्धरण चिन्ह। हीर ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे दवाइयाँ नहीं खानी है, उससे मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है। अंश ने उसे हल्का सा डांटते हुए कहा, तुम्हें पता है ना, डॉक्टर ने क्या कहा है कि तुम्हें कोई भी दवाई मिस नहीं करनी है, अभी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो। हीर ने थोड़ा जिद करते हुए कहा, प्लीज अंश, बस आज नहीं खानी, फिर कल खा लूंगी। उद्धरण चिन्ह। अंश ने कहा, चलो ठीक है, हम एक डील करते हैं, अगर तुम अभी दवाई खाओगी तो मैं तुम्हारे मुंह का टेस्ट ठीक करने के लिए तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। हीर ने कहा, स्ट्रॉबेरी वाली। उद्धरण चिन्ह। अंश ने कहा, स्ट्रॉबेरी वाली, वैसे ही मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बहुत पसंद है। तो हीर ने कहा, आप तो आइसक्रीम खाते ही नहीं हो। उद्धरण चिन्ह। तो अंश उसके चेहरे की तरफ झुका और उसकी नोच पिंच करते हुए कहा, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे स्ट्रॉबेरी की आइसक्रीम खानी है, मैंने कहा मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद है। कहते हुए अंश ने हीर के होठों पर अपना अंगूठा फेरा तो हीर ने झेपते हुए कहा, आप भी ना, बस जब देखो यही बातें करते रहते हैं। फिर उसने चुपचाप अंश के हाथ से दवाई ली और उसे पानी के साथ निगल लिया। हीर ने बेड पर लेटते हुए कहा, मुझे नहीं खानी कोई भी आइसक्रीम, अब मैं सो रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। उद्धरण चिन्ह। अंश ने भी उसके बगल में आते हुए कहा, मेरे बिना खाना खाना पसंद नहीं है, लेकिन मेरे बिना सोना पसंद है। उद्धरण चिन्ह। हीर, जिसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसने अपना चेहरा अंश की तरफ किया हुआ था, उसने वापस अंश की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कब कहा कि आपके बगैर सोना मुझे पसंद है? उद्धरण चिन्ह। फिर खिसक कर अंश के सीने में छुपते हुए बोली, आपकी बाहों में सोने से ना मुझे बुरा ख्वाब नहीं डराते हैं। अंश समझ रहा था कि हीर का इशारा किस तरफ है। अभी भी हीर नींद में उस हादसे को देखकर डर जाया करती थी, इसलिए अंश हमेशा ही उसे अपनी बाहों में भरकर सोता था, ताकि हीर नींद में पैनिक ना हो, और जितना हो सकता था उतना ही हीर को खुश रखने की कोशिश करता था, ताकि हीर जल्द से जल्द उस हादसे से उबार सके। वहीं दूसरी तरफ रिया अपने रूम में इधर से उधर चहलकदमी कर रही थी। रात काफी हो गई थी पर विराज अभी तक लौटकर नहीं आया था, लेकिन रिया के मन में इस वक्त कुछ और ही चल रहा था। विराज जानता है कि ईशा कहाँ है, लेकिन वो हमसे उसे छुपा रहा है ताकि ईशा को अपनी सजा से बचा सके, पर विराज ये सही नहीं कर रहा। वो क्यों नहीं समझ रहा कि ईशा को उसकी किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह।
तभी उसे बालकनी की ग्लास पर किसी रोशनी का एहसास हुआ। रिया उस रोशनी को देखकर समझ गई कि जरूर विराज की गाड़ी मेन गेट से अंदर आई होगी। वो जल्दी से भागते हुए बालकनी की तरफ गई और जैसा कि उसने सोचा था, विराज की गाड़ी अंदर आ चुकी थी। विराज ने अपनी गाड़ी का डोर ओपन किया और बाहर आ गया। विराज को देखकर रिया वापस रूम में जाने वाली थी कि तभी उसके कदम रुक गए। उसने देखा विराज मेन एंट्रेंस की तरफ आने की बजाय दूसरी तरफ जा रहा था। रिया ने कहा, इतनी रात को विराज कहाँ जा रहा है? मुझे देखना चाहिए। सोचकर रिया जल्दी से रूम के अंदर भागी और जल्दी से अपने रूम का डोर ओपन कर बाहर निकल गई और जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरने लगी। वो भागते हुए मेन एंट्रेंस के बाहर आए और आसपास विराज को देखने लगी। वो उस तरफ गई जिधर विराज गया था। रिया वही दीवार के आड़ में छुपा कर देखने लगी कि आखिर विराज है कहाँ। तभी उसने देखा कि विराज मेंशन के उस तरफ जा रहा था जहां पर इस घर का स्टोर रूम बना हुआ था, वो भी पुराना, जहां पर ज्यादातर टूटा फूटा सामान ही रखा जाता था। रिया ने कहा, उस तरफ क्यों जा रहा है? वहां क्या है? कहीं फिर से तो किसी को निपटाने का इरादा नहीं है इसका? उद्धरण चिन्ह। रिया ने पहले भी विराज को कत्ल करते देखा हुआ था, इसलिए वो जानती थी कि विराज किस टाइप का बंदा है, इसीलिए उसे कोई हैरानी भी नहीं हुई। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उसे क्यूरियोसिटी हो रही थी कि आखिर विराज उस तरफ क्यों गया है, क्योंकि जहां पर उसने उस आदमी को टॉर्चर किया था, ये वो रूम बिल्कुल भी नहीं था और उसने खुद भी कभी उस तरफ जाकर नहीं देखा था कि आखिर वहां पर है क्या, क्योंकि उसे नौकर से ही पता चला था कि वहां पर जाकर टूटा टूटा सामान रखा जाता है। रिया सधी कदमों से उस तरफ चली गई, लेकिन तभी विराज, जो स्टोर रूम का डोर ओपन करने वाला था, उसने पलटकर आसपास देखा कि उसे कोई देख तो नहीं रहा है। विराज को पलटते देखकर रिया जल्दी से एक पेड़ की आड़ में छुप गई और अपने सीने पर हाथ रख गहरी सांस लेते हुए बोली, बच गई रिया। हे भगवान, तुझे मुझे ही ऐसा पति देना था क्या? एकदम मिस्टीरियस, पता ही नहीं चलता कब क्या करता है। रिया ने फिर से हल्का सा झांक कर देखा तो विराज उस रूम का डोर ओपन कर अंदर चला गया। रिया ने भी आसपास देखा कि उसे कोई देख तो नहीं रहा है। फिर उसने भी अपने कदम उस डोर की तरफ बढ़ा दिए। रात के इस वक्त 2 बजे हुए थे तो सभी सर्वेंट अपने सर्वेंट क्वार्टर में सो रहे थे, तो जाहिर सी बात है वहां कोई भी नहीं था जो रिया को देख सके। रिया ने भी धीरे से रूम का डोर ओपन किया और अंदर चली गई। तभी उसने देखा कि विराज एक वॉल के पास गया था और उसने उस वॉल पर एक साइड हाथ रखा और जैसे ही उसने उस वॉल को हल्का सा प्रेस किया, उस वॉल का एक छोटा सा हिस्सा पीछे की तरफ खिसक गया। ये देखकर रिया हैरान रह गई। ओ माय गॉड, यहाँ पर क्या उसने कोई खजाना छुपाया हुआ है? ये तो बिल्कुल हिंदी मूवी की तरह लग रहा है। रिया और कुछ सोच पाती, तभी उसने देखा कि वो वॉल एक दरवाजे में बदल गई थी और विराज उसके अंदर चला गया। विराज के अंदर जाते ही वो दरवाजा वापस पहले की तरफ वॉल की तरह बन गया और आसपास हाथ लगाकर देखने लगी कि विराज ने किस तरफ हाथ लगाया था और आखिरकार रिया का हाथ भी उसी जगह लगा जहां पर विराज ने अपना हाथ रखा था और वैसा ही हुआ जैसा कुछ देर पहले हुआ था। घबराहट की वजह से रिया का गला सूख रहा था, लेकिन उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई और अपने कदम उस दरवाजे के अंदर रख दिए। रिया के अंदर जाते ही वो दरवाजा फिर से बंद हो गया। रिया ने पलटकर बंद दरवाजे की तरफ देखा और वापस सामने की तरफ। सामने एक सीढ़ी दिखाई दे रही थी। वो सीढ़ियां घुमावदार थी। रिया एक एक सीढ़ी धीरे धीरे कर नीचे उतरने लगी। उसने अपना एक हाथ रेलिंग पर रखा हुआ था और दूसरी हाथ की उसने कसकर मुठियां बांधी हुई थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। रिया जैसे जैसे सीढ़ियां उतर रही थी, वैसे ही उसके चेहरे पर हैरानी वाले भाव नजर आ रहे थे, क्योंकि उसने देखा कि वो सीढ़ियां एक बड़े से आलीशान कमरे में जाकर खत्म हुई। अभी 2-3 सीढ़ियां ही बाकी रह गई थी कि रिया के कदम रुक गए और वो हैरानी से उस कमरे के चारों तरफ देखने लगी। उसने सोचा नहीं था कि इस कबाड़ खाने के नीचे कोई इतना बड़ा रूम भी मौजूद हो सकता है। उस रूम को देखकर लग नहीं रहा था कि वहां कोई न रहता हो। उसे देखकर साफ लग रहा था कि कोई वहां रहता है और वहां की हर सामान को यूज भी करता है, क्योंकि वहां जरूरत का सारा सामान मौजूद था। कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा लग्जरियस रूम था। रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विराज यहाँ क्यों आया है। तभी उसके कान एक आवाज की तरफ गई और रिया इस आवाज को पहचान गई, क्योंकि ये आवाज विराज की थी। रिया और धीरे धीरे कर बाकी की बची हुई सीढ़ियां भी उतरने लगी। तभी उसे थोड़ी दूरी पर ही विराज किसी से बात करते नजर आया। विराज की पीठ इस वक्त रिया की तरफ थी और विराज के सामने कौन मौजूद था ये रिया देख नहीं पा रही थी, क्योंकि उस इंसान के आगे विराज खड़ा हुआ था। इसीलिए रिया मन ही मन बोली,
विराज यहाँ किससे बात कर रहा है? क्या कोई और भी यहाँ मौजूद है? रिया अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके कानों में एक और आवाज आई, जिसे सुनकर रिया तो जैसे सदमे में ही चली गई, क्योंकि वो आवाज ईशा की थी। काफी देर तक रिया सदमे की हालत में वहीं खड़ी रही, जैसे खुद को ही यकीन दिला रही हो कि अभी उसने जो आवाज सुनी वो वाकई में ईशा की ही थी। तभी उसे याद आया कि ईशा ने उसकी दोस्त हीर के साथ क्या किया था, और ये याद आते ही इस रिया की मुट्ठियां गुस्से से कस गई और वो गुस्से से चिल्लाए, तो यहाँ छुपा रखा है तुमने अपनी बहन को? उद्धरण चिन्ह। रिया की आवाज सुनकर विराज ने पीछे पलट कर देखा तो रिया गुस्से से लाल आंखों से उसे ही देख रही थी। वहीं ईशा ने जब रिया को यहाँ देखा तो कुछ पल के लिए तो वो भी शौक रह गई, लेकिन जल्दी वो अपने भाई के पीछे छिपते हुए अपने भाई को देखने लगी, जैसे कह रही हो कि अब क्या होगा। रिया ने उसे ढूंढ लिया। विराज ने ईशा की तरफ देखा और पलकें झपकाकर उसे शांत रहने के लिए कहा। फिर रिया से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो रिया? तुम मेरा पीछा कर रही थी? उद्धरण चिन्ह। रिया गुस्से से तमतमाते हुए विराज के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, जब पति की हरकतें इस तरह से हो ना, तो उसकी बीवी को अपने पति का पीछा करना ही पड़ता है, और तुमने अपनी इस क्रिमिनल बहन को यहाँ छुपा कर रखा हुआ है ताकि इसे इसकी किए की सजा न मिल सके। लेकिन मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। इसने मेरी दोस्त के साथ जो किया है ना, वो माफी के लायक तो बिल्कुल नहीं है। कहकर रिया जैसे ही ईशा को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ी, विराज ने उसकी कमर पकड़कर उसे रोक लिया। वहीं ईशा डर के मारे पीछे हो गई, पर रिया गुस्से से ईशा पर चिल्ला रही थी, तेरा खून तो मैं अपने हाथों से करूंगी ईशा, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। उद्धरण चिन्ह। रिया गुस्से से पूरी तरह से बेकाबू हो रही थी। विराज ने उसे कमर से पकड़कर होल्ड किया हुआ था। शांत हो जाओ रिया, क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? मेरी बात सुनो। उद्धरण चिन्ह। रिया ने विराज के हाथ पर मारते हुए कहा, मैंने कहा छोड़ो। और क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? अपनी क्रिमिनल बहन को बचाने के लिए तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे। वैसे कहते हो कि मुझे प्यार करते हो, क्या खाक प्यार करते हो? धोखा दिया है तुमने भी मुझे विराज, पर पहले तो मैं तुम्हारी बहन को नहीं छोड़ूंगी। इसकी मौत तो मेरे हाथों ही लिखी हुई है। विराज को समझ नहीं आया कि आखिर वो रिया को कैसे कंट्रोल करे। वो जानता था रिया जब तक शांत है तब तक शांत है, लेकिन जब वो गुस्से में आती है तो एकदम बेकाबू हो जाती है। और आज तो रिया का ये रूप देखकर खुद विराज भी हैरान था, क्योंकि इससे पहले उसने रिया को इतने ज्यादा गुस्से में नहीं देखा था। रिया कभी विराज के हाथ पर मार रही थी तो कभी अपने हाथ आगे बढ़ाकर ईशा को मारने की कोशिश कर रही थी। वहीं ईशा की तो हालत खराब हो रही थी रिया का ये रूप देखकर। विराज को और कुछ समझ नहीं आया तो उसने रिया की गर्दन पर हाथ रख अपनी 2 उंगलियां उस पर प्रेस की, और उसका असर इतनी तेजी से हुआ कि रिया बेहोश होकर विराज की बाहों में ही गिर गई। रिया के बेहोश होते ही विराज ने एक चैन की सांस ली और झटके से उसे अपनी गोद में उठा लिया। रिया अब बेसुध सी विराज की बाहों में थी। उसने एक नज़र रिया के चेहरे की तरफ देखा और फिर ईशा से कहा, रिया ने तुम्हें यहाँ देख लिया है और अब ये चुप नहीं बैठेगी, इसीलिए मैं जल्दी तुम्हारा यहाँ से निकलने का इंतजाम करता हूँ। तुम्हें अब कहीं और जाना होगा, जल्दी से अपनी पैकिंग कर लो। कहकर विराज वहाँ से मुड़ा और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर चला गया। एपिसोड 222। कहानी अब तक विराज को समझ नहीं आया कि आखिर वो रिया को कैसे कंट्रोल करे। वो जानता था रिया जब तक शांत है तब तक शांत है, लेकिन जब वो गुस्से में आती है तो एकदम बेकाबू हो जाती है। और आज तो रिया का ये रूप देखकर खुद विराज भी हैरान था, क्योंकि इससे पहले उसने रिया को इतने ज्यादा गुस्से में नहीं देखा था। रिया कभी विराज के हाथ पर मार रही थी तो कभी अपने हाथ आगे बढ़ाकर ईशा को मारने की कोशिश कर रही थी। वहीं ईशा की तो हालत खराब हो रही थी रिया का ये रूप देखकर। विराज को और कुछ समझ नहीं आया तो उसने रिया की गर्दन पर हाथ रख अपनी 2 उंगलियां उस पर प्रेस की, और उसका असर इतनी तेजी से हुआ कि रिया बेहोश होकर विराज की बाहों में ही गिर गई। रिया के बेहोश होते ही विराज ने एक चैन की सांस ली और झटके से उसे अपनी गोद में उठा लिया। रिया अब बेसुध सी विराज की बाहों में थी। उसने एक नज़र रिया के चेहरे की तरफ देखा और फिर ईशा से कहा, रिया ने तुम्हें यहाँ देख लिया है और अब ये चुप नहीं बैठेगी, इसीलिए मैं जल्दी तुम्हारा यहाँ से निकलने का इंतजाम करता हूँ। तुम्हें अब कहीं और जाना होगा, जल्दी से अपनी पैकिंग कर लो। कहकर विराज वहाँ से मुड़ा और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर चला गया। अब आगे सुबह के वक्त अंश की नींद खुली। उसकी नज़र सबसे पहले सामने की तरफ गई, जहाँ पर हीर मिरर के सामने खड़ी हुई अपनी टमी की तरफ देख रही थी। उसने इस वक्त अंश की एक ढीली ढाली टी शर्ट पहनी हुई थी और उसके बाल खुले हुए थे।
वो मुस्कुराते हुए अपने टमी का साइज देख रही थी। दरअसल हीर का चौथा महीना शुरू हो चुका था, जिस वजह से उसका पेट थोड़ा सा ही नजर आता था। तभी हीर की नज़र मिरर में अंश की तरफ गई, जो मुस्कुराते हुए हेडरेस्ट से टेक लगाए उसे ही देख रहा था। अंश ने अपना एक हाथ सिर के पीछे टिकाया हुआ था। हीर ने उसकी तरफ देखा और एक्साइटमेंट के साथ कहा, अंश देखिए ना, मेरा टमी अब नजर आता है। हमारा बेबी बड़ा हो रहा है ना। उद्धरण चिन्ह। अंश ने कहा, हाँ बेबी, हमारा छोटू बेबी अब बड़ा हो रहा है और जल्दी ही वो हमारे पास भी होगा। हीर जल्दी से आकर अंश के पास ही बैठ गई और बोली, अंश जब हमारा बेबी आने वाला हो ना, तब तुम मेरे पास ही रहना, कहीं जाना मत। उद्धरण चिन्ह। अंश ने कहा, क्यों? तो हीर ने कहा, जब तुम मेरे पास होते हो ना, तब मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है और मुझे हिम्मत भी मिलती रहती है। अंश ने हीर को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, हाँ जान, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी, ये अंश खुराना हमेशा तुम्हारे पास मौजूद रहेगा। उद्धरण चिन्ह। अंश ने हीर को अपने बगल में ही लिटा लिया और अपने एक हाथ पर अपना सिर टिकाए और दूसरे हाथ से हीर के टमी को टी शर्ट के अंदर से हल्का सा सहलाते हुए कहा, मेरी हीर और मेरे बेबी के लिए अंश हर वक्त तैयार है। फिर अंश ने झुककर हीर की टमी पर किस किया, सब तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं बेबी, जल्दी से अपना टाइम पूरा करो और हमारे पास आ जाओ ताकि मैं तुम्हें अपनी तरह बनते हुए देखूं। उद्धरण चिन्ह। अच्छा, बेबी को 9 मंथ में अपनी टमी में रखूं और इसे बनाना तुम्हारी तरह है, तुम इसे सब कुछ सिखाना, पर अपना गुस्सा इसे मत देना। उद्धरण चिन्ह। अंश ने हीर से कहा, जब मेरा बेटा है तो सारी हरकतें मुझसे ही लेगा ना। उद्धरण चिन्ह। तो हीर ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि बेटा है? बेटी भी तो हो सकती है। उद्धरण चिन्ह। हीर, मेरी फर्स्ट चॉइस तो बेबी गर्ल है, जो बिल्कुल तुम्हारी तरह क्यूट हो, लेकिन मैं उसे तुम्हारी तरह नहीं बनाऊंगा। वो भी मेरी तरह स्ट्रांग होगी, तुम्हारी तरह डरपोक नहीं। मैं डरती नहीं हूँ, हीर ने मुंह बनाते हुए कहा। तो अंश ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अच्छा मतलब तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है? हीर ने दूसरी तरफ देखकर कहा, नहीं, नहीं लगता। उद्धरण चिन्ह। अंश ने उसका चेहरा अपने सामने करते हुए कहा, मेरी तरफ देखकर कहो। उद्धरण चिन्ह। तो हीर ने कहा, लगता है पर थोड़ा थोड़ा, अब पहले की तरह डर नहीं लगता है। उद्धरण चिन्ह। अंश ने अपना चेहरा हीर के गले में छुपा लिया और उसे किस करते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे डरो, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ रहकर किसी से भी ना डरो। उद्धरण चिन्ह अंडरस्कोर। वहीं दूसरी तरफ रिया की जब नींद खुली तो उसने खुद को बेड पर पाया। उसने हिलने की कोशिश की पर किसी भारी चीज को अपने पेट पर महसूस कर उसने सिर उठाकर देखा तो विराज का भारी भरकम हाथ उसकी कमर पर था। विराज ने उसकी कमर को जकड़ा हुआ था। रिया ने सिर टेढ़ा करके देखा तो विराज शर्टलेस पेट के बल उसकी बगल में ही सो रहा था। उसे विराज की गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। विराज को देखकर कुछ पल के लिए रिया के फेस पर स्माइल आ गई, लेकिन तभी उसे कल रात की बात जैसे याद ही आई। रिया के फेस पर गुस्से वाले एक्सप्रेशन नजर आने लगे। उसने अब गुस्से से विराज का हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश की, लेकिन शायद विराज नींद में ही उसकी कमर को ऐसे थामे हुए सो रहा था जैसे उसे छोड़ना ही ना चाहता हो। रिया ने अब फिर गुस्से से विराज की तरफ देखा और वापस खुद को विराज की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। शायद इसी हलचल की वजह से विराज की नींद खुल गई थी। उसने अपनी आंखें खोलकर रिया के चेहरे की तरफ देखा, फिर वापस अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, इतना एफर्ट क्यों लगा रही हो रिया? चुपचाप सो जाओ, मुझे और भी सोना है। वैसे भी कल रात काफी देर से नींद आई है। रिया ने गुस्से से कहा, मुझे छोड़ो विराज, आज मैं तुम्हारी बहन को छोड़ूंगी नहीं। तुम उसे किससे बचाने की कोशिश कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। विराज ने कहा, कोई फायदा नहीं है, वो यहाँ से जा चुकी है। रिया समझ गई कि विराज ने जानबूझकर ईशा को यहाँ से दूर भेजा है। उसने एक बार फिर से कहा, लेकिन ये सच मैं अंश और शिवांश को जरूर बताऊंगी कि ईशा को तुम छुपा रहे हो। उद्धरण चिन्ह। रिया की बात सुनकर अब विराज को भी गुस्सा आया। उसने रिया के ऊपर आते हुए उसके जबड़े को कसकर पकड़ा और कहा, क्या कहा तुमने? तुम अंश को जाकर ये बात बताओगी? उद्धरण चिन्ह। विराज ने उसके गालों को कुछ ज्यादा ही कसकर पकड़ा हुआ था, जिससे रिया को दर्द हो रहा था। उसने विराज का हाथ अपने गालों से हटाने की कोशिश की पर विराज ने उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, तुम्हें मैंने पहले ही कहा था कि सब कुछ करना, बस मेरे खिलाफ जाने की कोशिश मत करना रिया, क्योंकि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती हो कि मैं कितना ज्यादा बुरा हो सकता हूँ। कहकर विराज ने झटके से रिया की गालों को छोड़ा और उसके ऊपर से उठ गया। वो अभी वॉशरूम की तरफ जा ही रहा था
कि रिया भी बेड से खड़ी हुई और विराज के सामने आते हुए बोली, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे डरा धमका कर चुप करवा दोगे तो ये तुम्हारी गलतफहमी है विराज। मैं कभी भी गलत का साथ नहीं दे सकती हूँ, चाहे मेरे लिए सामने कोई भी खड़ा हो, और वो तुम ही क्यों ना हो। उद्धरण चिन्ह। रिया को ऐसे देखकर विराज ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, तो ठीक है बेबी, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे अंश और शिवांश तक पहुँचती हो। आज से ये मेंशन तुम्हारे लिए एक जेल है, और मेरी परमिशन के बिना तुम यहाँ से कदम भी बाहर नहीं निकाल सकती। उद्धरण चिन्ह। कहकर विराज ने उसे एक डेविल लुक दिया और वहां से वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। रिया बेड साइड पर रखे हुए फोन को देख रही थी, लेकिन इससे पहले कि वह अपने फोन को उठा पाती, तभी विराज ने जल्दी से उसके फोन को उठाते हुए कहा, यह भी तुम्हारे पास नहीं रहेगा और तब तक नहीं रहेगा जब तक कि तुम्हारे होश ठिकाने नहीं आ जाते हैं। रिया ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, विराज, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। फिर विराज जो वॉशरूम की तरफ जा रहा था, उसने रिया का फोन हवा में लहराते हुए कहा, शौक से ले लेना, लेकिन इसी मेंशन में रहकर। विराज वॉशरूम में जा चुका था। रिया पैर पटकते हुए बोली, मैं भी देखती हूँ तुम मुझे कब तक रोकते हो विराज सिंघानिया। रिया को काबू करना इतना भी आसान नहीं है। रिया ने कबर्ड से अपने कपड़े निकाले और दूसरे रूम में शॉवर लेने चली गई। उसने जल्दी से शावर लिया और कपड़े चेंज कर रूम से बाहर आई। अभी तक विराज अपने रूम से बाहर नहीं आया था। रिया को यह मौका अच्छा लगा। वह जल्दी से स्टेयर्स उतरते हुए मैन एंट्रेंस की तरफ बढ़ी ही थी कि तभी दो आदमियों ने आकर उसका रास्ता रोक दिया। रिया ने कहा, तुम लोग जानते नहीं हो कि तुम किसका रास्ता रोक रहे हो। तो उसमें से एक बॉडीगार्ड ने कहा, मैं ये बॉस का ही ऑर्डर है कि आपको इस मेंशन से बाहर न जाने दिया जाए। रिया ने कहा, मैं तुम्हारी लेडी बॉस हूँ, हटो मेरे आगे से। तभी विराज की आवाज रिया के कानों में आई, उनके लिए मेरा ऑर्डर कहीं ज्यादा जरूरी है, इसलिए ये तो भूल जाओ कि तुम इस मेंशन से बाहर जा सकती हो। रिया ने पलटकर विराज की तरफ देखा जो सीढ़ियों पर खड़ा हुआ अपनी पॉकेट में दोनों हाथ डाले उसे ही देख रहा था। रिया ने विराज की तरफ बढ़ते हुए कहा, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो विराज, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। विराज एक एक सीढ़ियां उतरते हुए बोला, अगर तुम मेरे खिलाफ जाने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हारे साथ यही करूंगा, हो सकता है इससे भी ज्यादा बुरा करूं। अब तक विराज रिया के सामने आकर खड़ा हो गया था। रिया का तो मन कर रहा था कि वह विराज की का सिर फोड़ दे। उसे शायद ही विराज पर इतना गुस्सा कभी आया हो और उसे हैरानी भी हो रही थी कि विराज को आखिर हो क्या गया है। क्या वह अपनी बहन की प्यार में इतना अंधा हो चुका है कि उसे सही गलत कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वही विराज मन ही मन कह रहा था, सॉरी रिया, जानता हूँ कि मैं तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। हीर जिंदा है और सही सलामत अंश के पास है, इसी वजह से मैं ईशा को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरी नज़र उस पर लगातार बनी हुई है ताकि वह फिर कभी हीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। और इस बारे में ईशा ने भी मुझसे वादा किया है कि अगर दोबारा उसने ऐसा कुछ किया तो मैं खुद से अपने हाथों से उसे सजा दूंगा। लेकिन ये सब विराज अपने चेहरे से नहीं जता रहा था। उसके फेस एक्सप्रेशन तो ऐसे थे जैसे उसे रिया के गुस्से से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। रिया समझ गई कि विराज उसे बिल्कुल भी यहाँ से नहीं जाने देगा, इसीलिए वह चुपचाप वहां से अपने रूम की तरफ बढ़ गई। विराज ने उसे जाते हुए देखा, फिर अपने आदमी को ऑर्डर देते हुए कहा, इस पूरे मेंशन को चारों तरफ से घेर कर रखो और सिक्योरिटी पूरी तरह से स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, क्योंकि मेरी बीवी पूरी कोशिश करेगी यहाँ से बाहर निकालने की। अब विराज इतने वक्त से रिया के साथ रह रहा था तो वह रिया की रग रग से वाकिफ था कि रिया इतनी जल्दी कोई बात मानने वालों में से नहीं है। अंश का विला। अंश और शिवांश इस वक्त अंश के विला में मौजूद थे। दरअसल के बीच में कोई गंभीर बात हो रही थी। सामने ही एक मैप रखा हुआ था जिस पर अंश शिवांश को कुछ दिखा रहा था। तभी विराज ने वहां आते हुए कहा, तुम लोगों ने इतना अर्जेंट क्यों बुलाया है। शिवांश ने कहा, क्योंकि हमें हमारे शिकार का पता चल गया है विराज। विराज ने सवालिया नजरों से अंश की तरफ देखते हुए पूछा, मतलब। तो अंश ने कहा, वही जो कुत्तों की तरह छुपकर हम पर वार करने की कोशिश कर रहा है, जिसने मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए हीर का इस्तेमाल किया। कहते हुए अंश के फेस पर नफरत वाली भाव नजर आने लगे। अंश खड़ा हुआ और जाकर वही बड़ी सी ग्लास वॉल के सामने खड़े होकर बाहर की तरफ देखने लगा। विराज अंश के बगल में ही जाकर खड़ा हुआ और अपनी पॉकेट में हाथ डाले बोला, खबर पक्की है क्या? वो हमें वाकई वही मिलेगा। अंश ने तिरछी नजरों से उसकी तरफ देखा और कहा, जिसने मुझे ये खबर दी है वह कभी भी गलत साबित नहीं होता है विराज। प्लान रेडी है और कल रात को ही इसे एग्जीक्यूट करना है, इसीलिए तैयार रहना। शिवांश ने भी खड़े होकर अंश के दूसरी साइड आते हुए कहा, हमारे आदमी भी रेडी है, बस उन्हें ऑर्डर मिलने का इंतजार है। विराज जो कुछ सोच रहा था, उसने अंश से कहा, ठीक है, मैं अपनी स्पेशल फोर्स को भी ऑर्डर दे देता हूँ, वह बचकर नहीं जाएगा।
अब तीनों की ही आंखों के भाव काफी खतरनाक नजर आ रहे थे, जैसे किसी की बहुत बड़ी शामत आने वाली हो। एपिसोड 223। कहानी अब तक। अंश के फेस पर नफरत वाली भाव नजर आने लगे। अंश खड़ा हुआ और जाकर वही बड़ी सी ग्लास वॉल के सामने खड़े होकर बाहर की तरफ देखने लगा। विराज अंश के बगल में ही जाकर खड़ा हुआ और अपनी पॉकेट में हाथ डाले बोला, खबर पक्की है क्या? वो हमें वाकई वही मिलेगा? अंश ने तिरछी नजरों से उसकी तरफ देखा और कहा, जिसने मुझे ये खबर दी है वह कभी भी गलत साबित नहीं होता है विराज। प्लान रेडी है और कल रात को ही इसे एग्जीक्यूट करना है, इसीलिए तैयार रहना। शिवांश ने भी खड़े होकर अंश के दूसरी साइड आते हुए कहा, हमारे आदमी भी रेडी है, बस उन्हें ऑर्डर मिलने का इंतजार है। विराज जो कुछ सोच रहा था, उसने अंश से कहा, ठीक है, मैं अपनी स्पेशल फोर्स को भी ऑर्डर दे देता हूँ, वह बचकर नहीं जाएगा। अब तीनों की ही आंखों के भाव काफी खतरनाक नजर आ रहे थे, जैसे किसी की बहुत बड़ी शामत आने वाली हो। अब आगे शाम का वक्त। रिया हॉल में ही इधर से उधर चहलकदमी कर रही थी और बार बार मेन एंट्रेंस की तरफ भी देख रही थी। इधर शाम के 7 बजे हुए थे। विराज अभी तक घर नहीं लौटा था, पर रिया के दिमाग में तो कुछ और ही प्लान चल रहा था कि किसी तरह से वह इस मेंशन से भाग निकले। उसे विराज पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि विराज ने उसके आसपास काफी अच्छा खासा पहरा जो बैठा दिया था। रिया सुबह से कई बार उन गार्डों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन मजाल है गार्ड अपनी जगह से टस से मस हुए हो। उन्होंने रिया की बात मानने से पूरी तरह से मना कर दिया था। वही 2 मेड वही खड़ी हुई बराबर रिया पर नजर बनाए हुए थे। ये देखकर तो रिया को और भी ज्यादा इरिटेशन हो रही थी। वह अचानक उस मेड पर चिल्लाते हुए बोली, अब तुम क्या चुड़ैल भूतों की तरह खड़ी रहोगी? जाकर अपना काम करो ना। उन्होंने बेचारों वाली शक्ल बनाते हुए कहा, मैम प्लीज, हम तो बस अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ना, हमें हर आधे घंटे में बॉस को इन्फॉर्म करना पड़ रहा है कि आप मेंशन नहीं है। रिया ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, तो ठीक है, करती रहो इन्फॉर्म। कहकर रिया सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर चली गई। अब तो उसका मन कर रहा था कि वह पूरे कमरे को ही तोड़फोड़ दे। एक तो उसके पास अपना फोन भी नहीं था और विराज ने सारी बिल्डिंग के लैंडलाइन फोन भी बंद करवा दिए थे। रिया ने एक मेड से फोन लेकर बात करने की कोशिश भी की, पर मेड ने साफ मना कर दिया। तभी रिया के दिमाग में कुछ आया और उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। कुछ देर बाद रिया वापस नीचे आए और उसने उस मेड से कहा, मुझे भूख लगी है, जो मिले कुछ बनाकर लाओ। मेड ने कहा, ठीक है मैम, आपको जो खाना है मुझे बता दीजिए, मैं अभी आपके लिए रेडी कर देती हूँ। तभी रिया ने कुछ सोचते हुए कहा, रहने दो, आज मेरा मन है खुद अपने हाथों से बनाकर खाने का। कहकर रिया किचन की तरफ चली गई। वह दोनों मेड भी रिया के पीछे पीछे चली गई। रिया ने दोनों मेड को अपने पीछे पीछे आते देख लिया और वापस पलटकर उन दोनों से बोली, अब क्या मैं किचन से कहीं गायब हो जाऊंगी? देखो, पहले ही मेरा दिमाग बहुत खराब है, इसीलिए बेहतर होगा कि मुझसे दूर रहो और किचन में आने की सोचना भी मत। दोनों मेड ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक साथ अपना सिर हाँ में हिला दिया और किचन के डोर पर ही अगल बगल खड़ी हो गई। रिया किचन के अंदर गई और अपने लिए वेजिटेबल कट करने लगी। वेजिटेबल को कट क्या कर रही थी, या कह सकते हैं कि सारा गुस्सा वेजिटेबल्स पर निकाल रही थी, लेकिन तिरछी नजरों से बार बार किचन के डोर की तरफ भी देख रही थी। उसे अंदर आए करीब 10 मिनट बीते होंगे, तब उसने देखा कि दोनों मेड अभी तक अंदर नहीं आए हैं और वह किचन में अकेली है। तो उसने कुकर में आलू डालकर उसे बॉईल करने के लिए गैस पर रख दिया। कुछ ही देर में कुकर की सीटियां सुनाई देने लगी। मेड को लगा कि रिया अंदर ही है और वह कुकिंग कर रही है, तो वह भी निश्चिंत होकर आपस में बात करने लगी। तभी दूसरी मेड ने कहा, लगता है मेम सच में अंदर कुकिंग ही करने गई है, और वैसे भी वह है तो मेंशन के अंदर ही ना, यहाँ से भला कहाँ जा सकती है। चलो हम खड़े खड़े काफी थक गए हैं, थोड़ी देर बैठ जाते हैं। दूसरी मेड को भी पहली मेड की बात सही लगी, इसलिए वह दोनों ही वहां से चली गई। वहीं रिया जो 5 मिनट से किचन के डोर से कान सटाकर दोनों मेड की बात सुन रही थी, जब उसने सुना कि दोनों में जा चुकी है, तब जाकर उसने एक चैन की सांस ली और फिर जल्दी से किचन की खिड़की की तरफ बढ़ गई। ये किचन की खिड़की गार्डन की उस तरफ खुलती थी जिधर बहुत ही कम लोग जाते थे। रिया ने जल्दी से उसे खिड़की को खोलने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि वह खिड़की बाहर से लॉक नहीं थी। वो शायद खिड़की को बाहर से बंद करना भूल गए थे। ये देखकर तो रिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह जल्दी से स्लैब पर चढ़ गई और खिड़की खोलकर खिड़की के दूसरी तरफ कूद गई। उसने धीरे से खिड़की को वापस बंद किया और आसपास नजर दौड़ाई, तो उसे वहां कोई भी नजर नहीं आया। उसे तो आज लग रहा था जैसे खुद भगवान उसके साथ है। रिया ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, थैंक यू भगवान जी, मुझे पता था आप सही का साथ जरूर देते हैं। वह विराज का खुद को समझता क्या है, अब बताऊंगी मैं उसे और उसकी चुड़ैल बहन को भी। रिया को कैद करके रखना था इन्हें। रिया वहां लगे पेड़ों के पीछे छुपते छुपाते उसे गार्डन के पिछले
मैं पिछले गेट तक पहुंच गई। ये गेट ज्यादा ऊंचा नहीं था, इसे आसानी से फलांग कर दूसरी तरफ जाया जा सकता था, और ये तो रिया की खुशनसीबी थी कि यहाँ पर कोई गार्ड भी तैनात नहीं था। रिया जल्दी से उस गेट के ऊपर चढ़ गई, और इस तरफ से जैसे ही वह फलांग कर दूसरी तरफ से जाने लगी थी, तभी से कानों में एक भारी और सख्त आवाज आई, तुम अपनी हरकतों से बात नहीं आओगी ना। रिया ने मुड़कर पीछे की तरफ देखा, वहां पर विराज अपने हाथ बांधे गुस्से से उसे देख रहा था। विराज को गेट की दूसरी तरफ खड़ा देखकर रिया एकदम से चौंक गई, और इस वजह से उसकी पकड़ में गेट से बिल्कुल ही ढीली पड़ गई, और उसकी पकड़ गेट से छूट गई, और वह सीधा नीचे गिरने ही लगी थी कि विराज ने उसे अपनी गोद में थाम लिया। रिया को लगा कि वह तो सीधा सड़क पर ही गिरेगी, इसीलिए कसकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन जब उसे किसी तरह के दर्द का एहसास नहीं हुआ, तो उसने धीरे से अपनी पहले एक आंख खोली, और विराज को गुस्से से अपनी तरफ देखते देख रिया ने वापस कर अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कहा, ये शैतान यहाँ भी प्रकट हो गया, इसे पता कैसे चल गया कि मैं यहाँ से निकलने वाली हूँ। वही विराज जो रिया की फेस एक्सप्रेशन से समझ गया था कि उसकी बीवी क्या सोच रही है। उसने रिया पर अपनी पकड़ टाइट करते हुए कहा, जिसकी बीवी तुम जैसी हो ना रिया, वह इंसान चौकन्ना ही रहता है, मुझे पता तो तुम ऐसी हरकत जरूर करोगी। रिया ने भी अपनी आंखें खोली और विराज के सीने पर मारते हुए कहा, और जिसका पति तुम जैसा शैतान हो ना, फिर उसकी बीवी को ऐसे ही भागना पड़ता है, अब छोड़ो, मुझे जाने दो। विराज ने अपने कदम मेन गेट की तरफ बढ़ाते हुए कहा, वह तो तुम सपने में भी मत सोचना कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। कुछ देर बाद विराज अब हॉल में सोफे पर किसी किंग की तरह बैठा हुआ था, और वह गुस्से से रिया को बोल रहा था। वहीं रिया उसके सामने खड़ी हुई उसे ऐसे देख रही थी जैसे आज तो विराज से पूरी जंग लड़ने के मूड में हो। विराज ने कहा, अभी यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो, जाओ अपने रूम में। रिया उसे कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी विराज ने कहा, एक शब्द मुंह से मत निकलना, जाओ चुपचाप अपने रूम में। तो रिया अपने पैर पटकते हुए वहां से चली गई। अब नंबर था उन गार्डों का जिनको विराज ने गार्डन के पिछले गेट पर पहरा देने के लिए कहा था। वह दोनों भी कुछ ही दूरी पर डरे से खड़े हुए थे। विराज ने कहा, तुम दोनों को क्या यहाँ मैं मुफ्त की सैलरी खाने के लिए रखा हुआ है? उसमें से गार्डों ने कहा, सर वह बस हमें थोड़ा काम आ गया था तो इसीलिए। विराज ने कहा, इससे भी ज्यादा जरूरी काम क्या हो सकता है? तुम दोनों के लिए एक तो गलती कर रहे हो और उसकी सफाई भी दे रहे हो। दोनों गार्डों ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, हमें माफ कर दीजिए सर, आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो विराज ने कहा, आइंदा ऐसी गलती करने के लायक तुम दोनों होंगे ही नहीं। फिर विराज ने अपने और आदमियों को ऑर्डर देते हुए कहा, लेकर जाओ इन दोनों को यहाँ से, और उनकी गलती की अच्छी से सजा भी देना। विराज का ऑर्डर मिलते ही बाकी के गार्ड उन दोनों आदमियों को घसीट कर अपने साथ ले गए। वह दोनों बेचारे बार बार खुद को छोड़ देने की दुहाई दे रहे थे, पर विराज ने उनकी एक न सुनी। एपिसोड 224। कहानी अब तक। विराज ने कहा, इससे भी ज्यादा जरूरी काम क्या हो सकता है? तुम दोनों के लिए एक तो गलती कर रहे हो और उसकी सफाई भी दे रहे हो। दोनों गार्डों ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, हमें माफ कर दीजिए सर, आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो विराज ने कहा, आइंदा ऐसी गलती करने के लायक तुम दोनों होंगे ही नहीं। फिर विराज ने अपने और आदमियों को ऑर्डर देते हुए कहा, लेकर जाओ इन दोनों को यहाँ से, और उनकी गलती की अच्छी से सजा भी देना। विराज का ऑर्डर मिलते ही बाकी के गार्ड उन दोनों आदमियों को घसीट कर अपने साथ ले गए। वह दोनों बेचारे बार बार खुद को छोड़ देने की दुहाई दे रहे थे, पर विराज ने उनकी एक न सुनी। अब आगे उन लोगों के वहां से जाते ही विराज ने सीढ़ियों की तरफ गुस्से से देखा, और फिर अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा दिए। वही रिया गुस्से से बेड पर बैठी हुई थी। उसे इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन हुआ कि वह इस कमरे की सारी चीजों को तोड़फोड़ दे, क्योंकि वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। इसलिए फ्रस्ट्रेशन मिटाने के लिए आसपास कुछ ढूंढने लगी, और एक वास को उठाकर उसने जैसे ही फर्श पर फेंका, वह सीधा विराज के पैरों के पास आकर टूट गया। विराज ने उस टूटे हुए वास की तरफ देखा और फिर रिया की तरफ। विराज को रूम में देखकर रिया जोर से उस पर चिल्लाई, चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। विराज, मैं भी देखती हूँ तुम कब तक मुझे यहाँ कैद करके रखते हो। विराज रिया को समझाते समझाते थक गया था, इसलिए उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, रिया अब तुम्हारा कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तुम मेरी बीवी हो तो तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए ना। कहकर विराज ने जैसे ही रिया का हाथ पकड़ना चाहा, रिया उससे दूर हटते हुए बोली, मुझे छूने के बारे में सोचता भी मत विराज, मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा कि मैंने एक ऐसे इंसान से प्यार किया जो अपने स्वार्थ के आगे कुछ सोच ही नहीं पा रहा है। विराज को पहले तो रिया पर बड़ी हैरानी हुई, फिर उसने रिया की बाह पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए कहा, तुम्हें शर्म आ रही है कि तुम्हें मुझसे प्यार हुआ है? रिया, जिसकी आंखें इस वक्त बिल्कुल लाल हो गई थी, जैसे वह अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी, उसने विराज की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ सच कहा, मुझे लगा था कि
तुम क्रिमिनल लोगों को सजा देते हो, तुम किसी मासूम को तो हर्ट नहीं करते होंगे, लेकिन तुमने मेरी वह गलतफहमी भी दूर कर दी। हीर ने किसी का क्या बिगाड़ा था विराज, जो उसके साथ ऐसा हुआ? बोलो, क्या तुम्हें जरा सा भी अफसोस फील नहीं हो रहा कि तुम्हारी बहन ने किसी मासूम की सांसें छीनी है, किसी अजन्मे बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दिया? तभी विराज एकदम चिल्लाया, शट अप रिया। विराज के ऐसे चिल्लाने से रिया एकदम सहम गई। विराज ने फिर अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा, देखो रिया सुनो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, कहकर रिया ने अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली। विराट को समझ नहीं आया कि वह रिया को कैसे समझाएं। वह रिया को हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन रिया बार बार उसके गुस्से को बढ़ा रही थी। देखो रिया, मेरी बात समझने की कोशिश करो, कुछ बातें ऐसी भी होती है जिसे हम सबको नहीं बता सकते हैं। मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ जितना तुम समझ रही हो, कुछ तो भरोसा करो मुझ पर। विराज ने अपनी सफाई देते हुए कहा। रिया, जिसे पहले ही बहुत गुस्सा आ रहा था, वह दर्द भरी आवाज में बोली, क्या भरोसा करूं? मेरा भरोसा ही तो तोड़ा है तुमने विराज। अरे मैं तो तुम्हारी जिंदगी में काफी बाद में आई हूँ, लेकिन अंश और शिवांश तुम्हारी जिंदगी में पहले से थे ना। तुम्हारे बचपन के दोस्त है वह, और तुमने उनके साथ ही धोखा कर दिया। हाँ, अगर तुम्हारी बहन निर्दोष होती और तब तुम उसे बचाने की कोशिश करते तो मैं इसमें तुम्हारा साथ देती विराज, लेकिन गलत का साथ यह रिया कभी नहीं देगी। विराज कहीं न कहीं ये जानता था कि रिया भी अपनी जगह पर सही है, लेकिन वो खुद को बहुत मजबूर महसूस कर रहा था। सच वह रिया को नहीं बता सकता था, उसके लिए तो ये भी मंजूर था कि अगर रिया उसे बुरा समझती है तो समझती रहे। रिया ने फिर आगे कहा, और तुम अपने गुनाह को छुपाने के लिए मुझे भी कैद करके रखने को तैयार हो, तो कैसे कह सकते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम मुझे कोई प्यार नहीं करते हो विराज, क्योंकि अगर प्यार करते तो मेरे साथ ऐसा बिहेव कभी ना करते, मुझे ऐसे कैद करके ना रखते। कहते हुए रिया अब रोने लगी, क्योंकि उसे वाकई में अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। यहाँ बात पति पत्नी के बीच के विश्वास की भी थी। रिया ने ये जानते हुए भी कि विराज एक क्रिमिनल है, उसके बाद भी उससे प्यार किया और उसके साथ अपनी शादी निभाने के बारे में सोचा, लेकिन अब उससे यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि विराज उसकी फीलिंग को हट कर रहा है। फिर विराज ने रिया को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, शांत हो जाओ रिया, मैं वाकई तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। रिया विराज की बाहों से छूटने के लिए छटपटा रही थी। मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं करना है विराज, कल को अगर तुम्हारी बहन मुझे भी मार देगी तब भी तुम अपनी बहन को ही प्रोटेक्ट करना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी से एक रिया चली जाएगी तो 10 और आ जाएगी, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें किसी के जीने या जीने मरने से। रिया की इस बात पर विराज का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वो एकदम से चिल्लाते हुए अपना हाथ उठाते हुए बोला, रिया शट अप। लेकिन इससे पहले कि वह रिया को मारता उसने अपना हाथ हवा में ही रोक लिया। वही रिया सहमी नजरों से विराज की उठे हुए आप को देख रही थी। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि विराट उस पर हाथ उठाने वाला था। हाँ, अगर कुछ महीने पहले की बात होती तो शायद रिया के लिए इतनी हैरानी वाली बात ना होती, क्योंकि तब विराज और रिया के दिल में एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग नहीं थी। लेकिन आज सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी थी। विराज ने अपना हाथ नीचे करते हुए कहा, वो मैं। पर इससे पहले कि विराज आगे कुछ कहता, तभी रिया एकदम चक्कर खाकर विराज के सीने पर ही गिर गई। विराज ने उसे संभालते हुए कहा, रिया क्या हुआ तुम्हें? देखो सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, प्लीज मुझे माफ कर दो। विराज अब घबराते हुए रिया को होश में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब तक रिया बेहोश हो चुकी थी। विराज को लगा कि शायद रिया डर की वजह से बेहोश हो गई है। उसे अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि वह रिया के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उसने जल्दी से रिया को गोद में उठाया और संभालकर उसे बेड पर लेटा दिया और उसकी हथेलियां रगड़ने लगा। रिया प्लीज प्लीज होश में आओ। सॉरी, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। पर रिया बेहोश थी, भला वो भी उसकी बात का क्या जवाब देती। विराज को और कुछ समझ नहीं आया तो उसने जल्दी से अपने फोन में डॉक्टर का नंबर डायल किया और उसे जल्द से जल्द मेंशन आने का ऑर्डर दिया। कुछ देर बाद विराज परेशानी से रूम में इधर से उधर कभी चहलकदमी कर रहा था और बार बार वह डॉक्टर की तरफ भी देख रहा था जो रिया को एग्जामिन कर रहे थे। विराज ने फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहा, डॉक्टर आप कर क्या रहे हैं? अब तक रिया को होश क्यों नहीं आया है? और हुआ क्या है? ये अचानक ऐसे बेहोश कैसे हो सकती है? डॉक्टर जो रिया का एग्जामिन कर चुकी थी वह खड़ी हुई और विराज की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया आप वैसे ही इतना डर रहे हैं, डरने वाली कोई बात नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर विराज ने कंफ्यूजन से उसे देखते हुए कहा, आपका दिमाग खराब है डॉक्टर। यहाँ मेरी बीवी बेहोश हो गई है और आप कह रहे हैं कि डरने वाली कोई बात नहीं है। जो विराज किसी को मारने से पहले एक बार नहीं सोचता वो रिया के बेहोश होने से घबरा गया था। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मिस्टर सिंघानिया, बल्कि यह तो खुशी की बात है।
अब विराज का तो मनाया कितना माथा ही पीट ले, भला उसकी बीवी की बेहोशी का और खुशी का क्या लेना देना था। तो डॉक्टर ने अब ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट न करते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया आप बाप बनने वाले हैं और आपकी बीवी माँ। विराज ने शायद डॉक्टर इस बात को सुना ही नहीं था। उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर, मैं कैसे बाप? उद्धरण चिन्ह। तभी विराज कहते कहते रुक गया और उसने फिर से डॉक्टर की तरफ देखा, जैसे कंफर्म करना चाहता हो कि डॉक्टर ने जो कहा है क्या वह सच है। तो डॉक्टर ने कहा, यस मिस्टर सिंघानिया आप दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। ये सुनकर तो विराज की खुशी की जैसे सीमा ही ना रही। उसने एक बार फिर से डॉक्टर से कंफर्म किया, आप सच कह रही हैं ना? मेरा मतलब कुछ टेस्ट करना हो तो आप प्लीज वह भी करके इस वक्त कंफर्म कीजिए। डॉक्टर ने कहा, सालों का एक्सपीरियंस है मिस्टर सिंघानिया, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है, इसी वजह से उन्हें चक्कर आ गया है। फिलहाल मैंने कुछ मेडिसिन दे दी है और इंजेक्शन भी लगा दिया है, लेकिन कल आप वक्त पर आकर इनका एक बार फिर से अस्पताल में चेकअप करवा लीजिएगा। डॉक्टर कुछ और इंस्ट्रक्शन देकर वहां से चली गई। वहीं विराज को तो अभी भी भरोसा नहीं कर पा रहा था कि वह वाकई में बाप बनने वाला है। उसने रिया की चेहरे की तरफ देखा, जो अभी भी बेहोश थी, शायद डॉक्टर के इंजेक्शन देने की वजह से। विराज जाकर रिया के पास ही बैठ गया और उसका हाथ पकड़कर उसे चूमते हुए कहा, रिया मैं बहुत खुश हूँ, अब हमारे यहाँ भी एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है। विराज अपनी खुशी बयान नहीं कर पा रहा था कि वह कितना ज्यादा खुश महसूस कर रहा है। उसका तो मन कर रहा था कि वह चिल्लाकर पूरी दुनिया को सुनाए कि वह बाप बनने वाला है। विराज ने झुककर रिया के फहद को किस कर लिया और प्यार से उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैंने कहीं ना कहीं तुम्हें बहुत तकलीफ दी है और मेरा भरोसा करो रिया, मैं तुमसे वाकई में बहुत प्यार करता हूँ और तुम मेरी जिंदगी का वह हिस्सा बन चुकी हो जिससे मैं बिल्कुल भी अलग नहीं हो सकता और न ही तुम्हें खुद से अलग होने दे सकता हूँ। एपिसोड 225। कहानी। अब तक विराज को तो अभी भी भरोसा नहीं कर पा रहा था कि वह वाकई में बाप बनने वाला है। उसने रिया की चेहरे की तरफ देखा, जो अभी भी बेहोश थी, शायद डॉक्टर के इंजेक्शन देने की वजह से। विराज जाकर रिया के पास ही बैठ गया और उसका हाथ पकड़कर उसे चूमते हुए कहा, रिया मैं बहुत खुश हूँ, अब हमारे यहाँ भी एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है। विराज अपनी खुशी बयान नहीं कर पा रहा था कि वह कितना ज्यादा खुश महसूस कर रहा है। उसका तो मन कर रहा था कि वह चिल्लाकर पूरी दुनिया को सुनाए कि वह बाप बनने वाला है। विराज ने झुककर रिया के फहद को किस कर लिया और प्यार से उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैंने कहीं ना कहीं तुम्हें बहुत तकलीफ दी है और मेरा भरोसा करो रिया, मैं तुमसे वाकई में बहुत प्यार करता हूँ और तुम मेरी जिंदगी का वह हिस्सा बन चुकी हो जिससे मैं बिल्कुल भी अलग नहीं हो सकता और न ही तुम्हें खुद से अलग होने दे सकता हूँ। अब आगे। रात का वक्त। अंश अपने स्टडी रूम में किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसके चेहरे की एक्सप्रेशन देखकर ही लग रहा था कि इस वक्त वह काफी ज्यादा सीरियस है, क्योंकि उसकी आंखों के भाव काफी ज्यादा डार्क नजर आ रहे थे। कुछ देर बात करने के बाद अंश ने फोन डिस्कनेक्ट किया और अपने कदम एक वॉल की तरफ बढ़ा दिए। अंश ने इस वक्त ब्लैक शर्ट के साथ ब्लैक ब्लेजर और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। शर्ट के ऊपर के कुछ बटन ओपन थे जिसमें अंश की परफेक्ट बॉडी शो हो रही थी। उसके बाल हमेशा की तरह जैसे एकदम परफेक्ट सेट थे। अंश के सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसका ये लुक एकदम कहर ढा रहा था। अंश किसी हॉट डेविल से काम नहीं लग रहा था। वह जाकर एक वॉल के पास खड़ा हो गया और अपनी गहरी आवाज में ऑर्डर देने वाली टोन में बोला, ओपन द डोर। इसी के साथ वह वॉल थोड़ा पीछे की तरफ प्रेस हुई और एक एक सीक्रेट डोर की तरह ओपन हो गई। अंश ने अपने कदम उस सीक्रेट डोर के अंदर बढ़ा दिए। अंदर एक बड़ा सा रूम था जहां हल्की लाल रंग की रोशनी थी। दरअसल वह रूम एक वेपन रूम था जहां पर कई तरह के खतरनाक हथियार रखे हुए थे। अंश एक ड्रॉवर के पास गया और उसमें से एक गन को निकाल उसे अपनी खतरनाक नजरों से देखा और उसे अपनी ब्लेजर में रख लिया। इसी के साथ उसने एक दूसरी गन भी दूसरी साइड रख ली थी। फिर अंश ने वही टेबल पर रखी हुई एक रिमोट को उठाया और एक वॉल की तरफ पॉइंट करते हुए उसका बटन प्रेस किया, जिसके साथ वह वॉल एक स्क्रीन में बदल गई और उस पर एक साथ कई लोगों के फेस नजर आने लगे, जो अंश के ही विश्वास पात्र आदमी थे। अंश ने कहा, सारी तैयारियां हो गई हैं ना? तो सामने से एक साथ कहा गया, यस बॉस, सब कुछ रेडी है, बस आप ऑर्डर दीजिए। अंश ने कहा, मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं, इसके बाद आगे का प्लान एग्जीक्यूट करेंगे और याद रहे उन लोगों को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। सामने से एक साथ कहा गया है, यस बॉस। इसी के साथ अंश ने वापस रिमोट का बटन प्रेस किया और स्क्रीन ऑफ हो गई और उसने अपने कदम वापस डोर की तरफ बढ़ा दिए। अंश स्टडी रूम से वापस हॉल में आया और मेन एंट्रेंस की तरफ अपने कदम बढ़ाए, लेकिन इससे पहले कि अंश वहां से जा पाता हीर की आवाज उसके कानों में आई।
अंश, इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हैं? हीर की आवाज़ सुनकर अंश, जिसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक नजर आ रहे थे, अचानक उसने अपने भाव बदलते हुए हीर की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जान, तुम सोई नहीं? इतनी रात तक क्यों जाग रही हो? तो हीर, जो सीढ़ियों पर खड़ी अंश को देख रही थी, वह नीचे आए और उसके सामने आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, पहले आप बताएं, इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं आप, और ऐसे अचानक मुझे सोता हुआ छोड़कर आप कैसे जा सकते हैं? हीर ने इस वक्त लाइट पिंक कलर का ढीला ढाला नाइट सूट पहना हुआ था। उसके बाल खुले हुए थे। वो और इस वक्त नीली आंखों वाली क्यूट डॉल लग रही थी। अंश ने हीर के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, बेबी, मुझे जरूरी काम है, इसलिए जाना पड़ रहा है, तुम जाकर सो जाओ। मेरी फिक्र मत करो, मैं जल्दी लौट आऊंगा। अंश की बात सुनकर हीर ने उसका हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ा और नामे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, आप चलिए मेरे साथ। अंश ने कहा, हीर बच्चों जैसी जिद मत करो, मेरा जाना जरूरी है। दरअसल हीर जब सो चुकी थी, तभी अंश के पास कॉल आ गई थी, इसलिए अंश ने हीर को सोता हुआ छोड़कर ही वहां से जाने का सोचा था, क्योंकि वह जानता था कि अगर हीर जाग गई तो उसे नहीं जाने देगी, और ऐसा हुआ भी। हीर बच्चों जैसी जिद कर रही थी, वह अंश को वहां से जाने ही नहीं दे रही थी। अंश ने अपना सिर न हिलाया और फिर हीर को अपनी गोद में उठा लिया और अपने कदम सीढ़ियों की तरह बढ़ाते हुए बोला, तुम चाहती हो ना कि तुम जल्द से जल्द अपने परिवार के पास लौट जाओ? हीर, जिसने अपनी बाहें अंश के गले में डाली हुई थी और अपना सिर अंश के सीने पर टिकाया हुआ था, उसने कहा, हाँ, मुझे सबकी बहुत याद आती है, मुझे जल्द से जल्द उनके पास जाना है। तो अंश, जो इस वक्त अपने रूम की तरफ बढ़ रहा था, उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर झुकाया और हीर की तरफ देखा, जो अंश की मजबूत बाहों में किसी छोटी बच्ची की तरह अंश के सीने से लगी हुई थी। अंश ने कहा, तो बच्चा, बस आज की रात, उसके बाद तुम अपनी फैमिली से मिल पाओगी और पहले की तरह अपनी जिंदगी जी पाओगी। हीर ने हैरानी अंश की तरफ देखा और कहा, सच में ऐसा होगा अंश? क्या सच में मैं पहले की तरह सबके साथ रह पाऊंगी? अपनी फैमिली के पास जाने की बात सुनकर हीर की आंखों में चमक आ गई। अंश उसे अपने रूम में ले आया और आहिस्ता से उसे बेड पर लिटा दिया। फिर उसके बगल में ही बैठते हुए बोला, हाँ हीर, बस आज का आखिरी काम, उसके बाद तुम्हें पूरी दुनिया के सामने लेकर आऊंगा, और मैं जो कुछ कर रहा हूँ वह तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ, ताकि आगे तुम्हें किसी भी तरह का खतरा न हो। हीर ने कहा, पर मुझे डर लग रहा है, वो लोग बहुत खतरनाक होंगे ना? अंश ने एटीट्यूड के साथ कहा, क्या तुम्हारे हस्बैंड से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है वो? अंश की बात सुनकर हीर ने मुस्कुराकर अपना सिर न में हिलाया। अंश ने साइड टेबल पर रखी हुई टैबलेट को उठाया और हीर को बैठने के लिए कहा, अब जल्दी से यह टैबलेट खा लो ताकि तुम सुकून से सो जाओ। दरअसल हीर कभी कभी स्ट्रेस की टैबलेट लेती थी, क्योंकि अभी तक उसकी जहन से वह हादसा गया नहीं था। इस वजह से हीर कई बार नींद में भी पैनिक होने लगती थी। अंश चाहता था कि आज अगर वह हीर को ऐसे छोड़कर गया तो हीर उसकी चिंता में सो नहीं पाएगी, और वह चाहता था कि हीर ज्यादा परेशान ना हो। हीर ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे पता है तुम मुझे ये टैबलेट खिलाओगे जिससे मुझे नींद आ जाएगी और फिर मुझे छोड़कर चले जाओगे। अंश ने उसे हल्का सा डांटते हुए कहा, अब बच्चों जैसी जिद मत करो, वरना मेरे पास दूसरा तरीका भी है इसे खिलाने का। मैंने कहा ना, मैं नहीं खाना चाहती टैबलेट, कहकर हीर ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। अंश ने अपना सिर ना में हिलाया और फिर टैबलेट को अपने मुंह में रख लिया और ऊपर से पानी का एक घूंट भरा। उसने हीर का चेहरा अपने सामने किया और उसके होंठ पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करते हुए ही टैबलेट को हीर के मुंह में ट्रांसफर कर दिया। अंश हीर से तब तक दूर नहीं हुआ जब तक हीर ने वो टैबलेट निगल नहीं ली। कुछ देर बाद अंश दूर हुआ तो हीर ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, यह क्या तरीका था टैबलेट खिलाने का? अंश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो कहा था कि खुद खा लो, वरना अपने तरीके से खिलाऊंगा, अब चलो बातें मत बनाओ और सो जाओ। कहकर अंश ने उसे वापस बेड पर लिटा दिया। हीर ने अंश का हाथ थामते हुए कहा, पर मैं आपको जाने नहीं दूंगी। अंश ने कहा, बेबी, जब सुबह तुम्हारी नींद खुलेगी तब तुम मुझे अपने सामने ही पाओगी, अब चिंता मत करो और सो जाओ। अंश काफी देर तक हीर के पास बैठकर उसके बालों को सहलाता रहा, जब तक कि हीर गहरी नींद में न चली गई। हीर के सोते ही अंश ने उसे ब्लैंकेट से कवर किया और उसके फहद को चूमकर वहां से उठकर बाहर चला गया। हीर अब टैबलेट के असर से गहरी नींद में सो रही थी। एपिसोड 226। कहानी अब तक। अंश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो कहा था कि खुद खा लो, वरना अपने तरीके से खिलाऊंगा, अब चलो बातें मत बनाओ और सो जाओ। कहकर अंश ने उसे वापस बेड पर लिटा दिया। हीर ने अंश का हाथ थामते हुए कहा, पर मैं आपको जाने नहीं दूंगी। अंश ने कहा, बेबी, जब सुबह तुम्हारी नींद खुलेगी तब तुम मुझे अपने सामने ही पाओगी,
अब चिंता मत करो और सो जाओ। अंश काफी देर तक हीर के पास बैठकर उसके बालों को सहलाता रहा, जब तक कि हीर गहरी नींद में न चली गई। हीर के सोते ही अंश ने उसे ब्लैंकेट से कवर किया और उसके फहद को चूमकर वहां से उठकर बाहर चला गया। हीर अब टैबलेट के असर से गहरी नींद में सो रही थी। अब आगे रात के घने अंधेरे में सुनसान हाईवे पर एक साथ कई सारी गाड़ियां फुल स्पीड के साथ दौड़ रही थी। ये गाड़ियों का काफिला अंश, शिवांश और विराज का था। आगे की 2-3 गाड़ियों में अंश, शिवांश और विराज थे और पीछे चल रही सभी गाड़ियों में उनके आदमी थे जो उन्हें फॉलो कर रहे थे। कुछ ही देर बाद उनकी गाड़ी एक बड़ी सी हवेली के बाहर आकर रुकी। ये हवेली एक सुनसान जगह बनी हुई थी और शहर से काफी दूर थी। वही हवेली के बाहर तैनात गार्डों ने जब इतनी गाड़ियों का काफिला देखा तो अपने हाथों में पड़े वेपन्स को लेकर एकदम अलर्ट हो गए। अंश अपनी स्टीयरिंग व्हील्स पर उंगलियों से टैप करते हुए उन्हें अपनी खतरनाक नजरों से देख रहा था। उसे सिर्फ कुछ सेकंड ही उन लोगों के गेट खोलने का इंतजार किया होगा, फिर धीरे धीरे अपनी गाड़ी को बैक की तरफ ले जाने लगा। उन गार्डों ने समझा कि शायद ये लोग वापस जा रहे हैं, लेकिन शायद यह उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। थोड़ी बैक ले जाने के बाद अंश ने फुल स्पीड के साथ गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। उस गाड़ी को इस तरह से अपनी तरफ आते देखकर पहले तो उन गार्डों को समझ नहीं आया कि आखिर यह आदमी करना क्या चाहता है, लेकिन जैसे ही वह समझे तुरंत ही गेट के सामने से हट गए और इसी के साथ अंश उस बड़े से गेट की धज्जियां उड़ाते हुए अंदर की तरफ बढ़ गया और उसी के साथ बाकी की गाड़ियां भी। विराज ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा, ये है साला सनकी। वही शिवांश ने भी हंसते हुए कहा, इसलिए तो उसे आगे रखा था, जो कि इसकी उल्टी खोपड़ी कब घूम जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। दरअसल वह तीनों ब्लूटूथ के सारे दूसरे से कनेक्ट थे। उनकी गाड़ियों के काफिले का अंदर जाना था कि तभी अंदर मौजूद गार्डों ने तड़ातड़ गोलियों की बौछार उनकी गाड़ियों पर कर दी। हालांकि उन सभी की गाड़ियां बुलेट प्रूफ थी, इसीलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। गोलियों की आवाज सुनकर बाकी के गार्डों भी वहां भागते हुए आए और उन्होंने भी अंश की गाड़ियों के काफिले पर अटैक कर दिया। वही तीनों अपनी गाड़ी में ऐसे बैठे हुए थे जैसे उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। अंश तो उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे वो गार्ड कोई बचकानी हरकत कर रहे हो। वहीं इसी हवेली के बेसमेंट का माहौल थोड़ा अलग था। यहाँ पर शायद कुछ लोगों की मीटिंग चल रही थी और यह बेसमेंट पूरी तरह से साउंड प्रूफ था, इसीलिए उन्हें शायद बाहर क्या हो रहा है इस बारे में अंदाजा तक नहीं था। इसी बेसमेंट में बड़ी सी हेड चेयर पर एक शख्स बैठा हुआ था जो वहां बैठे लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए जा रहा था। तभी एक आदमी भागता हुआ वहां आया और बोले, सर हम पर अटैक हुआ है। उस शख्स ने अपनी आंखें छोटी करके पूछा, अटैक? किसने किया है अटैक और तुम लोग क्या कर रहे थे? तो गार्ड ने अपनी सफाई देते हुए कहा, सर वह सभी लोग बुलेट प्रूफ गाड़ी में हैं और उन पर हमारी गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा है। तो उस शख्स ने गुस्से से खड़े होते हुए कहा, तो क्या तुम लोगों के पास में ग्रेनाइट नहीं है? उड़ा दो उन्हें। तभी एक और आदमी भागता हुआ आया और बोला, दरअसल ये कहते हुए वह आदमी रुक गया। तो उस शख्स ने भड़कते हुए कहा, अब आगे कुछ बोलोगे? तभी दूसरे वाले आदमी ने कहा, सर वह अंश खुराना का काफिला है और अब उन लोगों ने हम लोगों पर अटैक कर दिया है। ये सुनकर तो वह शख्स पूरी तरह से आग बबूला हो गया। उसने एक जोरदार पंच सामने रखी टेबल पर मारते हुए कहा, पर उसे मेरा पता लगा कैसे? तभी वहां बैठे एक आदमी ने कहा, आप अंश खुराना को हल्के में ले रहे हैं सर, और कुछ वक्त पहले जो आपने किया था आपको लगता है कि वह चुप होकर बैठेगा? उस आदमी का इतना बोलना था कि पहले ही वह शख्स जो गुस्से से भड़का हुआ था उसने अपनी गन से उसे आदमी के सर पर फायर कर दिया और इसी के साथ वह आदमी फर्श पर लुढ़क गया। बाकी के बैठे लोग फटी हुई नजरों से यह नजारा देख रहे थे। अब तो उन्होंने चुप रहने में ही भलाई समझी। वह शख्स कोई और नहीं एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था जो गैंगस्टर की दुनिया में स्कॉर्पियो के नाम से फेमस था। अगर माफिया की दुनिया में अंश खुराना के बाद किसी का नाम लिया जाता था तो वह स्कॉर्पियो गैंग का ही लिया जाता था, लेकिन स्कॉर्पियो की असली पहचान कोई नहीं जानता था। लेकिन ये बात भी माफिया वर्ल्ड में फैली हुई थी कि स्कॉर्पियो गैंग का लीडर अगर जिसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है तो वह था माफिया किंग अंश खुराना को, और वह हर वो कोशिश करता था ताकि अंश खुराना को अपने सामने झुका सके, और यही वजह थी कि उसने ही पर हमला करवाया था। पूरी दुनिया स्कॉर्पियो गैंग के लीडर को आज के नाम से जानती थी। आज ने उन नदियों पर चलते हुए कहा, जल्द से जल्द सभी गार्डों को एक्टिव होने के लिए कहो, आज अंश खुराना यहाँ से बचकर निकलने ना पाए। अपने बॉस का ऑर्डर मिलते ही सभी आदमी जल्दी से बाहर की तरफ भागे। वही अंश आराम से अपनी गाड़ी से टिककर स्मोक कर रहा था। वह उन सभी को जो अंश और उसकी काफिले पर फायरिंग कर रहे थे उन सभी की लाशें इधर उधर बिखरी हुई थी। विराज और शिवांश दोनों जाकर अंश के अगल बगल खड़े हुए और उन लाशों को देखते हुए बोले, अब उस चूहे को बिल से बाहर निकलना है। छुपा तो वह इसी हवेली में है, ये तो पक्का है।
अंश ने एक लंबा कश लेकर धुएं को हवा में छोड़ते हुए कहा, अभी उसे एफर्ट लगने दो और खुद का बचाव करने दो। जब उसकी सारी कोशिश और हिम्मत कम हो जाएगी तब होगा हमारा आखिरी वार। वह लोग अभी बात कर ही रहे थे कि तभी एक साथ कई सारे लोगों की फौज उनकी तरफ दौड़कर आने लगी। अब आलम यह था कि अंश के आदमी जो अपने हाथों में खतरनाक वेपन्स लेकर खड़े हुए अपने बॉस का ऑर्डर मिलने का इंतजार कर रहे थे, वहीं उनके सामने ऐसे की पूरी फौज खड़ी हुई थी जैसे एजे के वहां आने का वेट कर रहे हो। विराज ने तेज आवाज में कहा, क्या तुम्हारे बॉस में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि आकर हमारा सामना कर सके? तभी आज के आदमियों में से एक ने कहा, हमारे बॉस से सामना करने की औकात नहीं है तुम लोगों की, इसलिए उन्होंने हमें भेजा है तुम लोगों को ठिकाने लगाने के लिए। उसकी बात सुनकर कुछ देर के लिए तो अंश और शिवांश और विराट तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एकदम से ठहाका लगाकर हंसने लगे। उन तीनों को इस तरह से हंसते देखकर वह लोग भी यही सोचने लगे कि आखिर क्या उन्होंने कोई जोक मारा है जो इतनी जोर से हंसी आ रही है। तभी अंश ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, तुम्हारे बॉस ने क्या तुम्हें सिर्फ डायलॉग मारना सिखाए हैं? जहां तक मैं जानता हूं तुम अपने बॉस के आने का ही वेट कर रहे हो। ये सुनकर उसे आदमी का चेहरा अजीब सा हो गया। वह तो अंश को डराना चाहता था और यहाँ तो विराज और शिवांश वैसे खड़े हुए थे जैसे उनके लिए तो ये सब कोई बच्चों का खेल हो। तभी आज की आवाज वहां पर गूंजी, तुम्हारी आखिरी इच्छा भी पूरी कर देता हूँ आज, खुराना, ताकि मरते वक्त तुम्हें मलाल न हो कि तुम आज एजे से न मिल सके। कहकर आज बड़े ही जोर से अपने कदम आगे बढ़ाते हुए वहां आया। वह जाकर अंश के सामने ही कुछ ही दूरी पर खड़ा हो गया। एजे को देखकर अंश की आंखों के भाव एकदम सख्त हो गए और उसे वह वक्त याद आ गया जब एजे ने वीर की गाड़ी पर हमला करवाया था। किस तरह से उसके मन में डर बैठ गया था कि उसने वीर को खो दिया है। वही अजय एक डेविल स्माइल के साथ अंश को देखते हुए बोला, सोचा था कि उस हादसे से तुम्हें थोड़ी सीख मिलेगी और तुम मुझसे उलझना बंद कर दोगे अंश खुराना, पर शायद अब तुम्हारी मौत ही तुम्हें रोक सकती है। विराज कुछ बोलने ही वाला था तभी अंश से चुप रहने का इशारा किया और फिर अजय की तरफ देखते हुए कहा, होशियार होना अच्छी बात है आज, लेकिन सामने वाले को हल्के में लेना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अरे ये कदम उठाने से पहले एक बार याद तो कर लेता कि अंश खुराना ने कहाँ तेरी बैंड बजाई है। अंश की बात सुनकर अजय बुरी तरह से भड़क उठा और बोला, अपनी जुबान को लगाम दो, इस वक्त तुम मेरे एरिया में हो, इसीलिए उतना ही बोलो जितना तुम्हारी मौत को आसान बनाने के लिए जरूरी हो। अंश उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए बोला, यह क्या बच्चों की तरह डायलॉग बाजी कर रहा है आज? और तूने का ऐसा कैसे सोच लिया कि अंश मौत से डरेगा? अरे अंश अपनी मौत से भी खेलना पसंद करता है, तो तुम जैसे कल के आए छोटे मोटे गैंगस्टर से तो क्या ही डरेगा। अंश की बात से आज गुस्से से लाल पीला हो रहा था। वह अपनी लाल आंखों से अंश को ऐसे देख रहा था जैसे अभी जाकर उसकी जान ही ले ले। आज ने तेज चिल्लाते हुए कहा, अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो, उठा दो इन सबको मौत के घाट। इसी के साथ आज के आदमियों ने अपनी अपनी गन अंश खुराना और उनके आदमियों पर तान दी। उनकी एक्शन से अंश खुराना के आदमियों ने भी अपना रिएक्शन दिखाया और उन सभी को भी अपने गन पॉइंट पर ले लिया। आज अपनी लाल आंखों से गुस्से से अंश को घूर रहा था। वही विराज, अंश और शिवांश तीनों ही अपनी डार्क नजरों से आज को देख रहे थे। डर तो न आज की आंखों में था और न ही अंश की आंखों में। अगर कुछ था तो एक दूसरे को जान से खत्म करने की चाह, क्योंकि दोनों के पास अपनी अपनी वजह थी एक दूसरे की जान लेने की। अंश ने विराज और शिवांश से कहा, यह मेरा शिकार है, इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। विराज ने कहा, हम तो इसे वैसे भी हाथ नहीं लगाने वाले थे, आज हम तो बस यहाँ होने वाले तमाशे का मजा लेने वालों में से है। विराज ने अपने आदमी को ऑर्डर देते हुए कहा, खत्म कर डालो इन सबको। कहने के साथ ही विराज और शिवांश दोनों ने ही अपनी अपनी ब्लेड से दोनों हाथों से गन निकाली और उन सभी पर फायर करते हुए आगे बढ़ने लगे। वही आज और अंश दोनों ने भी अपने कदम एक दूसरे की तरफ बढ़ा दिए। आज गुस्से से अंश पर जैसे ही वार करना चाहा, अंश ने उसका वर हवा में ही रोककर उसके मुंह पर एक जोरदार पंच जड़ा, जिससे आज का चेहरा एक तरफ झुक गया और ऐसा करते ही उसकी एक आदमी में अंश को अपनी गन पॉइंट पर ले लिया। लेकिन आज ने अपना हाथ रोकते हुए कहा, नहीं, यह मेरा शिकार है, तुम लोग औरों पर ध्यान दो, इसे तो मैं खुद अपने हाथों से मौत दूंगा। आज का ऑर्डर मिलते ही वह आदमी अब बाकी के लोगों से लड़ने लगा। वहां का माहौल काफी भयानक हो रहा था क्योंकि हर बढ़ते पल के साथ वहां लाशें बिछ रही थी, गोलियों की भयंकर आवाजें वहां गूंज रही थी। वही शिवांश और विराज उन लोगों पर फायर करते हुए आगे बढ़ रहे थे। एपिसोड 227 कहानी अब तक। वही आज और अंश दोनों ने भी अपने कदम एक दूसरे की तरफ बढ़ा दिए। आज गुस्से से अंश पर जैसे ही वार करना चाहा, अंश ने उसका वर हवा में ही रोककर उसके मुंह पर एक जोरदार पंच जड़ा, जिससे आज का चेहरा एक तरफ झुक गया और ऐसा करते ही उसकी एक आदमी में अंश को अपनी गन पॉइंट पर ले लिया। लेकिन आज ने अपना हाथ रोकते हुए कहा,
नहीं, यह मेरा शिकार है, तुम लोग औरों पर ध्यान दो इसे तो मैं खुद अपने हाथों से मौत दूंगा। आज का ऑर्डर मिलते ही वह आदमी अब बाकी के लोगों से लड़ने लगा। वहां का माहौल काफी भयानक हो रहा था, क्योंकि हर बढ़ते पल के साथ वहां लाशें बिछ रही थी, गोलियों की भयंकर आवाजें वहां गूंज रही थी। वही शिवांश और विराज उन लोगों पर फायर करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब आगे, इसी दौरान दोनों ने एक दूसरे के को गन पॉइंट पर ले लिया। दोनों बुरी तरह से एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे एक ही फायर में एक दूसरे की जान ही ले लेंगे। तभी आच ने कहा, सुना है, अंश खुराना बहुत ही ज्यादा क्रूचुअल और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग पर्सनैलिटी का मालिक है। तो अंश ने भी एटीट्यूड से कहा, सुना है तो सामने खड़ा हूं, देख भी ले। तभी आज में कहा, तो फिर मुझसे लड़ने के लिए हथियार की क्या जरूरत है। कहने के साथ वही आज में अपने हाथ में पड़ी हुई गन को छोड़ दिया और गन सीधा फर्श पर जाकर गिरी। आज को गन छोड़ता देखकर अंश स्माइल के साथ बोला, तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो बिना किसी वेपन्स के? अच्छा, कम से कम इतना जिगर तो है तुम्हारे अंदर की। छोड़ दिया वही आज ने जैसे ही अंश पर वार करना चाहा, उसने उसका हाथ पकड़कर एक झटके में मोड़ दिया और उसकी पीठ पर एक लात जमा दी, जिससे आज गिरते गिरते बचा। अब वहां का माहौल कुछ ऐसा था कि उसके आदमी बुरी तरह से एक दूसरे को मारे जा रहे थे। वही अंश और आज किसी खूंखार भेड़िया की तरह आपस में एक दूसरे पर आक्रामक थे। शिवांश और विराज और उनके आदमियों ने एरिया की पूरी फौज का अच्छा खासा बंदोबस्त कर रखा था और कुछ ही देर में उनका सफाया भी कर दिया था। अब उनको इलाज की जरूरत थी। शिवांश और विराट को भी थोड़ी बहुत चोट आई थी, पर उन्हें तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था, उन्हें इन सब की आदत थी। विराज और शिवांश दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। विराज ने अपने होठों के किनारे से बह रहे ब्लड को साफ करते हुए कहा, इनका कब तक चलेगा? शिवांश ने बोनट पर बैठते हुए कहा, जब तक कि अंशु से अपने घुटनों पर लाकर माफी नहीं मंगवा लेता तब तक। विराज ने हंसते हुए कहा, न शिवांश, जब तक अंश उसके भेजे में 6 की 6 गोलियां नहीं डाल देता तब तक। विराज ने अपनी गाड़ी से एक वाइन की बोतल निकाली और उसे ओपन करके उसकी घूंट भरने लगा। शिवांश ने कहा, तुम अकेले ही एंजॉय करोगे क्या? मैं भी थक गया हूं यार। तो विराज ने शिवांश के लिए एक बोतल निकाली और उसकी तरफ उछालते हुए कहा, ले एंजॉय कर, वैसे भी सामने शो चल रहा है। कहकर विराज बोनट से सटकर टिककर खड़ा हो गया और सामने अंश और आज दोनों की ही फाइट देखने लगा। वह दोनों तो इस तरह से एंजॉय कर रहे थे जैसे सामने किसी फिल्म का फाइट सीन चल रहा हो। आज बेचारा अब वहां अकेला पड़ गया था, लेकिन हिम्मत की कमी तो आज में भी नहीं थी। वह अंश को पूरी तरह से टक्कर दे रहा था, लेकिन आज अंश पूरे एंग्री मोड में था, क्योंकि उसने अपनी हीर को जिस हालत में देखा था, उसके लिए वह सीन भुलाना इतना आसान नहीं था। वह आज सारा गुस्सा जो उसने न जाने कितने महीने से दबाया हुआ था, आज पूरी तरह से आज पर निकल रहा था और आज को मार मार कर उसने बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। आज में धीरे धीरे हिम्मत कम हो रही थी और उसका शरीर भी अब उसका साथ छोड़ने लगा था। कुछ देर बाद वह निढाल होकर घुटनों के बल वही फर्श पर बैठ गया। चोट तो अंश को भी आई थी, पर अंश की आंखों की खतरनाक भाव दिख रहे थे। अंश को अपनी चोट से कहीं ज्यादा आज पर गुस्सा आ रहा था। अंश आज के सामने खड़ा हुआ, अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोला, निकल गई सारी हिकड़ी या अभी भी कुछ बाकी है? आज जो बुरी तरह से हौंफ रहा था, उसका चेहरा भी लहूलुहान हो गया था। वह हंसते हुए बोला, अंश अभी तक हारा नहीं हूं मैं, हिम्मत अभी भी बाकी है, लेकिन तेरी यह अकड़ भी छोटी है। देख अब तू कहाँ है और मैं कहाँ। अंश का इशारा इस तरफ था कि अंश ने जैसा कि कहा था कि वह आज को के घुटनों पर लाकर छोड़ेगा, अब ऐसा ही हो रहा था। आज घुटनों के बाल अंश के सामने बेबस लाचार बैठा हुआ था। वही अंश अभी भी सीना तान कर आज के सामने खड़ा था। अंश ट्रिगर दबाने ही वाला था, तभी आज ने अजीब सी हंसी के साथ कहा, तुझे क्या लगता है अंश कि वह हादसा में ही कराया था? अंश जो फायर करने ही वाला था, उसके हाथ रुक गए। उसने अपनी आंखें छोटी कर आज की तरफ देखा। वही विराज और शिवांश दोनों ने ही एक दूसरे की तरफ देखा। शिवांश ने कहा, ये कहना क्या चाहता है? तो आज ने कहा, इन सब का मास्टरमाइंड तो कोई और है, वह तो सिर्फ उसकी प्लानिंग का एक छोटा सा हिस्सा था अंश, असली गेम तो वह खेलेगा। अंश ने कहा, किसकी बात कर रहे हो तुम? तो आज में हंसते हुए कहा, अच्छे से जानता है तू उसे, व्हाट्सएप पुराना दुश्मन रहा है तेरा, वह वापस लौट आया है अंश खुराना तेरा पूरा साम्राज्य हिलाने के लिए। अब विराज ने आज के पास आते हुए कहा, मरने से पहले तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? इससे जो ऐसी बहकी हुई बातें कर रहा है, लगता है तेरी ऐसी धुलाई हुई है कि सीधा तेरे दिमाग पर चोट आई है, इसीलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। तो आज में रहस्यमयी स्माइल के साथ कहा, कुछ वक्त में तुम तीनों को पता चल जाएगा कि मेरी बातें वाकई झूठ थी या सच, और याद रखना, वह वापस लौटा है तो पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल बनकर,
एक बार तो तूने बचा लिया अपनी बीवी को, हर बार कैसे बचाएगा अपने प्यार को? क्योंकि जब तक वह तेरे साथ है उस पर वार होते रहेंगे, क्योंकि उसे भी पता है कि तेरी कमजोरी तो तेरी बीवी बन चुकी है, कहकर आज ठहाका लगाकर हंस दिया। फिर अपनी हंसी रोकते हुए कहा, कहाँ गया वह अंश खुराना जो सीना ठोक के कहता था कि मेरी कभी कोई कमजोरी नहीं बन सकती है। अंश खुराना तेरी कमजोरी बन चुकी है, तेरी बीवी, और वह भी इस बात को अच्छे से जान चुका है। अब अगले वार का इंतजार कर, और याद रखना वह वार खाली नहीं जाएगा, सिर्फ एक बार तेरी बीवी की मौत। अंश जो अपनी खून जैसी लाल आंखों से आज को देख रहा था, उसने एक साथ कई फायर आज के भेजे में कर दिए, जिससे आज की बॉडी बेजान होकर फर्श पर लुढ़क गई, पर अंश ने फायर करना बंद नहीं किया। वही विराज और शिवांश दोनों भी गुस्से से आज को देख रहे थे। रात का वक्त, विराज अपने मेंशन वापस लौट आया था। उसने अभी तक अपने कपड़े चेंज नहीं किए थे। उसकी हालत काफी बिखरी हुई थी। बाल जो हमेशा जेल से सेट रहते थे वह भी काफी बिखरे हुए थे। उसके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। चेहरे पर भी चोट के निशान थे, और शर्ट जो उसने ब्लैक कलर की पहनी हुई थी वह खून से पूरी तरह से सनी हुई थी। पर वह खून विराज का नहीं था, बल्कि उनके दुश्मनों का था, जिसे विराज ने बहुत बुरी तरह से मारा था। अब ब्लैक कलर की शर्ट होने की वजह से उस पर खून के निशान नजर नहीं आ रहे थे। वह अपने रूम में आया तो उसने देखा कि रिया उसके रूम में मौजूद नहीं थी। वह देखकर समझ गया कि रिया दूसरे रूम में सोने के लिए गई है। उसने गहरी सांस ली और जैसे ही वहां से जाने लगा, तभी उसे याद आया कि वह अभी किस हालत में है, और वह इस हालत में रिया के सामने नहीं जाना चाहता था। इसलिए सबसे पहले वह शॉवर लेने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। इस वक्त सुबह के 4 बज चुके थे। विराज शावर के नीचे जाकर खड़ा हो गया। उसने अभी तक अपने कपड़े रिमूव नहीं किए थे। वह दोनों हाथ वॉल पर टिकाकर सर झुकाए शावर के ठंडे पानी को फील कर रहा था। ठंडा पानी जैसे जैसे विराट के ऊपर गिर रहा था, विराज को काफी ज्यादा रिलैक्स फील हो रहा था। दरअसल वह रिया की वजह से ज्यादा परेशान था, क्योंकि रिया उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं थी, और वह अभी तक विराज से नाराज थी। न वह विराज से कोई बात कर रही थी, और न ही उसकी बात पर कोई रिएक्ट कर रही थी। विराज, जिसने आज तक कभी भी किसी की बात की परवाह नहीं की, उसे रिया की बातों से फर्क पड़ने लगा था। वह सब कुछ बर्दाश्त करता था, लेकिन रिया की बेरुखी उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आज उसका बॉडी से कहीं ज्यादा उसका दिल और दिमाग थका हुआ था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह रिया को कैसे समझाए। कुछ देर बाद विराज शॉवर लेने के बाद विराज वॉशरूम से बाहर आया और उसने चेंज रूम में जाकर अपने कपड़े चेंज किया। कपड़ों के नाम पर उसने सिर्फ एक लोअर पहना हुआ था। अपनी अपर बॉडी को उसने न्यूड ही रहने दिया। उसकी अपर बॉडी पर भी कहीं कहीं कट के निशान थे, पर विराज को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। वह रूम से बाहर निकल गया और रिया के पहले वाले रूम के बाहर आकर खड़ा हो गया, क्योंकि उसे पता था कि रिया इसी रूम में है। विराज ने डोर ओपन करना चाहा तो पता लगा कि डोर तो अंदर से लॉक है। एपिसोड 228। कहानी अब तक। विराज, जिसने आज तक कभी भी किसी की बात की परवाह नहीं की, उसे रिया की बातों से फर्क पड़ने लगा था। वह सब कुछ बर्दाश्त करता था, लेकिन रिया की बेरुखी उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आज उसका बॉडी से कहीं ज्यादा उसका दिल और दिमाग थका हुआ था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह रिया को कैसे समझाए। कुछ देर बाद विराज शॉवर लेने के बाद विराज वॉशरूम से बाहर आया और उसने चेंज रूम में जाकर अपने कपड़े चेंज किया। कपड़ों के नाम पर उसने सिर्फ एक लोअर पहना हुआ था। अपनी अपर बॉडी को उसने न्यूड ही रहने दिया। उसकी अपर बॉडी पर भी कहीं कहीं कट के निशान थे, पर विराज को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। वह रूम से बाहर निकल गया और रिया के पहले वाले रूम के बाहर आकर खड़ा हो गया, क्योंकि उसे पता था कि रिया इसी रूम में है। विराज ने डोर ओपन करना चाहा तो पता लगा कि डोर तो अंदर से लॉक है। अब आगे विराज समझ गया था कि रिया ने डोर अंदर से लॉक किया हुआ है, इसीलिए वह वापस अपने रूम में आया। उसका रूम बगल में ही था। विराज ने अपने ब्लेजर से मास्टर की निकाली। दरअसल विराज जाते वक्त मास्टर की अपने साथ लेकर गया था, क्योंकि वह जानता था कि अगर रिया ने रूम अंदर से बंद किया या फिर वह उसके रूम से गई तो मास्टर की अपने साथ ले जाएगी। फिर विराज डोर अनलॉक करके अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि रिया पहले भी कई बार ऐसा कर चुकी थी। विराज ने रिया के रूम का डोर अनलॉक किया और रूम के अंदर चला गया। रिया ब्लैंकेट को इस खुद को कवर किए हुए सो रही थी। रिया को इतना सुकून से सोते देखकर विराज के दिल को भी तसल्ली मिली। वह उसकी बगल में ही आकर लेट गया और उसने रिया के चेहरे को बड़े ही गौर से देखा। रिया की आंखों के किनारे आंसुओं के बहने की लाइन बनी हुई थी। उसका चेहरा देखकर ही लग रहा था कि वह रोते हुए सोई है। रिया को इतना ज्यादा हट करके विराट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने रिया को हमेशा खुद से लड़ते झगड़ते हर बात में एग्रीमेंट करते हुए ही देखा था। बहुत कम वक्त होता था जब कभी रिया की आंखों में नमी न हो। विराज ने खुद को भी ब्लैंकेट से कवर किया
और रिया को कमर से पकड़कर खुद के बिल्कुल करीब कर लिया और इस अपनी बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर ली। रिया भी किसी मासूम बच्चे की तरह विराज के मजबूत सीने में सिमट गई, जैसे वह विराज के करीब आने का इंतजार ही कर रही हो। हाँ, ये बात अलग है कि वह अभी नींद में थी। अगर वह जगी हुई होती तब शायद वह विराज को अपने पास आने नहीं देती। वही विराज आंखें बंद किया कुछ घंटे पहले की बात याद कर रहा था। फ्लैशबैक। डॉक्टर रिया को एग्जामिन करके जा चुके थे। रिया अभी गहरी नींद में थी, इसीलिए विराज उसके बगल में ही बैठा हुआ अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था। उसका एक हाथ रिया के बालों में था, जिसे वह धीरे धीरे चला रहा था। कुछ देर बाद उसे हलचल महसूस हुई, तो उसने रिया के चेहरे की तरफ देखा, जिसे शायद अब होश आ रहा था। रिया को होश में आता देखकर विराज से जल्दी से अपना फोन साइड में रखा और रिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, रिया कैसी हो? अब तुम्हें ठीक फील हो रहा है? रिया अपने सिर पर हाथ रख अपनी आंखें धीरे से खोले हुए आसपास देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे हुआ क्या था। उसने धीरे से अपनी कमजोर आवाज में कहा, मुझे क्या हुआ था विराज? और मेरे सिर में दर्द क्यों हो रहा है? विराज ने कहा, तुम बेहोश हो गई थी रिया। इतनी देर में रिया पूरी तरह से होश में आ गई और उसने एकटक पहले विराज की तरफ देखा। विराज के चेहरे पर परेशानी वाले भाव साफ नजर आ रहे थे। तभी उसे याद आया कि बेहोश होने से पहले उसकी कैसे विराज से बहस हुई थी, और यह याद आते ही रिया के चेहरे पर फिर से नाराजगी वाले भाव आ गए और उसने अपनी नजरें दूसरी तरफ फेरते हुए कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। विराज ने गहरी सांस ली और रिया के गाल पर बड़े ही प्यार से हाथ रखते हुए कहा, बात करनी होगी रिया, और इस बारे में तो जरूर बात करनी होगी। रिया ने कहा, मुझे किसी भी बारे में बात नहीं करनी है, जाओ यहाँ से। विराज ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे होने वाले बच्चों की माँ तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊं, वह भी ऐसी हालत में। रिया ने पहले तो इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसे विराज की बात समझ आई तो उसने हैरानी से विराज की तरफ देखा। विराज, जो मुस्कुराते हुए रिया को देख रहा था, उसने रिया की टमी पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ बेबी, अब जल्दी ही हम दोनों का बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, तो प्लीज अभी गुस्सा छोड़ दो। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेबी भी तुम्हारी तरह कुछ गुस्सेल बने। रिया ने एकदम खोए हुए लहजे में अपनी टमी पर हाथ रखा और विराज से पूछा, क्या सच में? तो विराज ने अपना से अपनी पलकें झपकते हुए कहा, हाँ बेबी, सच में। डॉक्टर ने अभी अभी हमें ये गुड न्यूज़ सुनाए हैं और इसी वजह से तुम बेहोश हुई थी। ये सुनकर रिया के चेहरे पर हैरानी भरी खुशी नजर आने लगी। वह जल्दी से जैसे ही उठकर बैठने लगी। विराज ने उसे रोकते हुए कहा, यह क्या कर रही हो? तुम्हें ऐसे झटके से उठकर नहीं बैठना है। दरअसल विराज रिया के बगल में बैठा हुआ फोन पर यही रिसर्च कर रहा था कि प्रेग्नेंट लेडी का ख्याल कैसे रखा जाए और एक प्रेग्नेंट लेडी को क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं, क्योंकि वह बाप बनने की खुशी से ज्यादा अब वो बाप बनने की जिम्मेदारी महसूस कर रहा था। विराज ने रिया को आहिस्ता से बेड से पीठ लगाकर बैठा दिया। रिया ने दोबारा पूछा, क्या ये कन्फर्म है? कहीं मेरा मतलब डॉक्टर ने ऐसे ही तो नहीं बोल दिया है? तो विराज ने कहा, तुम डॉक्टर से ज्यादा जानती हो क्या? अब रिया, जिसके चेहरे पर कुछ देर पहले जो नाराजगी वाले एक्सप्रेशन थे, अब उसके फेस पर एक प्यारी स्माइल थी। उसने झुककर अपनी टमी की तरफ देखा और उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने खुशी से विराज की तरफ देखते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूँ विराज, अब हम दोनों 2 से 3 होने वाले हैं। विराज ने भी हंसते हुए कहा, मैं भी बहुत खुश हूँ, अब तुम कोई भी फालतू की बात नहीं सोचोगी, सिर्फ अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखोगी। तभी रिया को याद आया कि वह किस बात पर विराज से गुस्सा थी। उसने वापस विराज पर गुस्सा करते हुए कहा, पर इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है और मैं तुमसे बात करने लगूंगी, जाओ यहाँ से। कहकर रिया ने अपने हाथ बांधे और दूसरी तरफ देखने लगी। विराज ने अपना सर झुकाया और मन ही मन सोचा, कैसे समझाऊं इसे, इस हालत में इसका इतना स्ट्रेस में रहना भी ठीक नहीं है। फिर रिया की तरफ बेबस नजरों से देखते हुए कहा, रिया प्लीज मेरी बात समझो, एटलीस्ट अब मेरे लिए नहीं, हमारे बच्चे के लिए सोचो, तुम्हारा अब इतना स्ट्रेस अच्छा नहीं है। रिया ने दूसरी तरफ ही देखते हुए कहा, मेरे बच्चे के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है विराज, जाओ अपनी उस बहन की फिक्र करो जो मासूम लोगों को मारने की साजिश करती है। रिया की बात सुनकर अब विराट को भी गुस्सा आने लगा, लेकिन वह रिया पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, इसलिए जितना हो सकता था अपने लहजे को नर्म बनाते हुए कहा, रिया ये बेबी मेरा भी है और इसकी जिम्मेदारी भी मेरी है, तो तुम इसे सिर्फ अपना कैसे कह सकती हो? रिया ने विराज की बात का कोई जवाब नहीं दिया। विराज उसे कुछ और कहने ही वाला था, तभी उसका फोन रिंग करने लगा। विराज ने एक नज़र रिया की तरफ देखा और फोन उठाकर वह बालकनी की तरफ चला गया। रिया ने विराट को बालकोनी की तरफ जाते हुए देखा
उसकी आंखों की नमियां आंसू के रूप में बहकर उसके गालों को भिगोने लगे। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी विराज। तुम गलत का साथ दे रहे हो, लेकिन मैं कभी भी गलत का साथ नहीं दूंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि तुम भी ना दो। वही विराज कुछ देर बात करने के बाद वापस रूम में आया और उसने रिया से कहा, मुझे आने में रात को देर हो जाएगी, तुम अब फालतू की बातें मत सोचो और अच्छे से डिनर करके सो जाओ, मैं तुम्हारा डिनर ऊपर ही भिजवा दूंगा। रिया ने विराज की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वह ऐसे ही बैठी रही। विराज समझ गया था कि रिया को अभी समझाना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए उसने जाकर पहले अपने कपड़े चेंज किया और रूम से बाहर निकल गया। फ्लैशबैक एंड विराज ने धीरे से अपनी आंखें खोली और रिया के चेहरे की तरफ देखा, जो इन 2 दिनों में बिल्कुल ही मुरझा गया था। उसने प्यार से रिया के माथे पर किस करते हुए कहा, कल सुबह तुम्हारी नाराजगी दूर कर दूंगा रिया, और फैसला तुम्हारे हाथों में होगा। शायद तुम तब समझ पाओ कि मेरी मजबूरी क्या है, लेकिन मैं तुम्हें और अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दे सकता। कहकर विराज ने वापस अपनी आंखें बंद कर ली। इस वक्त वह भी बहुत थका हुआ था, इसीलिए कुछ ही देर में उसे नींद भी आ गई। दूसरा दिन हीर सुकून से गहरी नींद में सो रही थी। नींद में भी वह जानी पहचानी गर्माहट और जानी पहचानी महक को फील कर सकती थी, इसीलिए सोते हुए ही उसकी फेस पर स्माइल आ गई। दिन का उजाला अब रूम के अंदर भी फैलने लगा था, इसीलिए अब उसकी नींद भी खुल गई थी। उसने धीरे से अपनी पलकें खोली तो उसकी नज़र सबसे पहले पति के हैंडसम से चेहरे पर गई, जो इस वक्त बहुत ही गहरी नींद में था, और उसने अपना हाथ हीर की कमर में डालकर उसे खुद के बहुत ही करीब किया हुआ था। अंश के बिखरे हुए बाल उसे बहुत ही चार्मिंग लुक दे रहे थे। उसे देखकर लग रहा था जैसे कोई प्रिंस सो रहा हो। फिर काफी देर तक स्माइल करते हुए अंश के चेहरे को देखते रही। वह अपनी उंगलियों से अंश के चेहरे को छू रही थी, जैसे उसे फील कर रही हो। उसे अंश की कहीं भी बात याद आ गई। जान, जब तुम सुबह अपनी आंखें खेलोगी तो मुझे खुद के पास ही पाओगी। ये याद करके हीर के फेस की स्माइल और भी बड़ी हो गई। उसे आज अपने पति पर बहुत प्यार आ रहा था, क्योंकि अंश किसी प्रिंसेस की तरह उसका ख्याल रखता था। हीर की उंगलियां कभी अंश की आंखों को छू रही थी, तो कभी उसकी पलकों को, कभी उसके गालों को, तो कभी उसके होठों को। होठों पर आकर हीर रुक गई। वह धीरे धीरे अंश के चेहरे की तरह बढ़ने लगी और ऐसा करते हुए हीर की धड़कनें बहुत तेज हो गई। उसकी नज़र अंश के होठों पर थी, जो वाकई में देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव और सेक्सी नजर आ रहे थे। हीर फिर कुछ दूरी पर आकर रुक गई। भले ही उनकी शादी को इतना वक्त हो गया था, लेकिन हीर अभी भी उनसे बहुत शर्माती थी। वह अपनी मखमली उंगलियों से ही अंश के होठों को टच कर रही थी, जैसे उसे फील कर रही हो। तभी उसे फील हुआ जैसे अंश के होठ मुस्कुराए हो। उसने सोचा कि शायद अंश नींद में मुस्कुरा रहा है, इसलिए उसने इस बार को इग्नोर किया। फिर थोड़ा और करीब जाकर अंश के होठों को हल्का सा अपने होठों से टच किया और जल्दी से उसे दूर हो गई और गौर से अंश का चेहरा देखने लगी कि कहीं अंश जाग तो नहीं गया है। एपिसोड 229। कहानी अब तक। अंश किसी प्रिंसेस की तरह उसका ख्याल रखता था। हीर की उंगलियां कभी अंश की आंखों को छू रही थी, तो कभी उसकी पलकों को, कभी उसके गालों को, तो कभी उसके होठों को। होठों पर आकर हीर रुक गई। वह धीरे धीरे अंश के चेहरे की तरह बढ़ने लगी और ऐसा करते हुए हीर की धड़कनें बहुत तेज हो गई। उसकी नज़र अंश के होठों पर थी, जो वाकई में देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव और सेक्सी नजर आ रहे थे। हीर फिर कुछ दूरी पर आकर रुक गई। भले ही उनकी शादी को इतना वक्त हो गया था, लेकिन हीर अभी भी उनसे बहुत शर्माती थी। वह अपनी मखमली उंगलियों से ही अंश के होठों को टच कर रही थी, जैसे उसे फील कर रही हो। तभी उसे फील हुआ जैसे अंश के होठ मुस्कुराए हो। उसने सोचा कि शायद अंश नींद में मुस्कुरा रहा है, इसलिए उसने इस बार को इग्नोर किया। फिर थोड़ा और करीब जाकर अंश के होठों को हल्का सा अपने होठों से टच किया और जल्दी से उसे दूर हो गई और गौर से अंश का चेहरा देखने लगी कि कहीं अंश जाग तो नहीं गया है। अब आगे, जब हीर को तसल्ली हो गई कि अंश नहीं जगा है, तो वह एक बार फिर से अंश के होठों के करीब गई और इस बार उसने अंश के होठों पर एक लाइट किस की। लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड ही हुए थे कि उसे अपनी कमर पर अंश के मजबूत हाथों की पकड़ महसूस हुई। इसे फील करते ही हीर की आंखें खुल गई और वह झटके से जैसे ही अंश से दूर होने लगी, अंश ने अपना एक हाथ हीर के सिर के पीछे रखा और वापस उसके होठों से अपने होंठ जोड़ लिए। अब हीर समझ गई कि अंश उसके सामने सिर्फ सोने की एक्टिंग कर रहा था। वही अंश ने तो अब खुद हीर के होठों को किस करना शुरू कर दिया था, जिससे हीर के होंठों पर अंश की इस हरकत से मुस्कुराहट आ जाती है। कुछ देर बाद अंश हीर से दूर हुआ और स्माइल करते हुए बोला, तुम इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही थी, जैसे मैं तुम्हारा नहीं किसी और का हस्बैंड हूँ। तो हीर ने कहा, मैं ऐसा क्यों रिएक्ट करूंगी, वह तो बस मैं ऐसे ही। तो अंश ने हीर की छोटी सी नोच को टच करते हुए कहा, इडियट, अगर तुम मुझे किस करोगी तो मुझे अच्छा ही लगेगा ना। तो हीर ने अपना चेहरा अंश के गले में छुपाते हुए कहा, मुझे लगा
कहीं तुम गुस्सा नहीं हो जाओ बस इसीलिए। अंश ने हंसते हुए हीर को अपनी बाहों में भरकर कहा, भला इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है हीर। आज से रोज सुबह मुझे तुमसे गुड मॉर्निंग किस चाहिए और तुम मुझे इस तरह से ही जगाओगी। हीर ने अपना चेहरा बाहर निकाला और अंश से कहा, रोज। अंश ने कहा, रोज ही। हीर ने अंश की गाल पर किस करते हुए कहा, ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब तुम मुझे भी किस करना आ गया है। तो अंश ने हीर को चिढ़ाते हुए कहा, वाकई में। तो हीर ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ वाकई में। तो अंश ने वापस हीर के बालों को पकड़कर उसका चेहरा अपने करीब करते हुए कहा, तो मुझे करके दिखाओ, मैं भी तो देखूं कि मेरी छोटी सी बीवी को अब किस तरह से किस करना आ गया, आखिर मुझे भी तो पता चले। हीर ने वापस अपना चेहरा अंश के गले में छुपा लिया और कहा, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, मुझे थोड़ी पता था कि तुम अभी से शुरू हो जाओगे। अंश ने गहरी सांस ली और ऐसे ही हीर को अपने करीब किए हुए अपनी आंखें दोबारा बंद कर ली। फिर हीर भी अपनी आंखें बंद किए हुए अंश के सीने से ऐसे ही लगी हुई थी। दोनों ही इस वक्त जैसे काफी सुकून में थे। तभी अंश हीर के कान में कहता है, हीर मुझे तुमसे कुछ कहना है। हीर ने ऐसे ही अंश की सीने से लगे हुए कहा, हाँ तो बोलो ना क्या कहना है। तो अंश ने कहा, तुम घर वापस जाना चाहती हो ना। ये सुनकर हीर कुछ पल के लिए सोचने लगी और फिर चेहरा उठाकर अंश की तरफ हैरानी से देखा, जैसे ये तसल्ली कर रही हो कि अंश उसके साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहा है। अंश उसके चेहरे से ही समझ गया था कि हीर उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रही है, तो अंश ने उसके चेहरे पर आ रहे बालों को साइड में करते हुए कहा, मैं सच में पूछ रहा हूँ कि तुम सच में घर वापस जाना चाहती हो ना। तो हीर ने एक एक्साइटमेंट के साथ कहा, यह भी कोई पूछने की बात है अंश, मैं तो रोज इंतजार करती हूँ कि कब वह दिन आएगा जब मैं अपनी फैमिली के पास लौट पाऊंगी। तो अंश ने मुस्कुराते हुए कहा, बस समझ लो कि वह दिन आ गया है। हीर को भरोसा ही नहीं हो रहा था अंश की कही बातों पर। उसे दोबारा पूछा, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना। देखो अगर यह मजाक है तो फिर मैं तुमसे बहुत ले दूंगी, और तुम्हें पता है ना कि मैं। इससे पहले कि हीर और कुछ कहती, अंश ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखी और कहा, पहले मेरी बात सुन तो लो, बस आज का दिन और कल तुम अपनी फैमिली के पास होगी। हीर ने जल्दी से अंश के हाथ की उंगली अपनी होठों से हटाई और खुश होते हुए बोली, सच में कल मैं अपनी फैमिली के पास जाऊंगी, मतलब कोई खतरा तो नहीं है ना। अंश ने कहा, अब चाहे कोई भी खतरा हो मैं तुम्हें परिवार से दूर नहीं रखूंगा। मैं जानता हूँ तुम कितनी उदास रहती हो, और वैसे भी मुझे कब बाहर जाना पड़ जाए कुछ कह नहीं सकते, इसीलिए अगर तुम फैमिली के पास रहोगी तो मुझे भी किसी तरह की परेशानी चिंता नहीं होगी, और वैसे भी तुम्हें इस वक्त फैमिली की बहुत ज़रूरत है, और उन सब की केयर की भी। अंश की बात सुनकर हीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने एक बार फिर से अपना सिर अंश के सीने पर लगाते हुए कहा, अंश मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ। मैंने कितना इंतजार किया है इस दिन का। मैं कितने महीनों से अपनी माँ से नहीं मिली, अपने पापा से नहीं मिली, और खुराना मेंशन के सभी लोग, माँ पापा शिवांश, उन सब की मुझे बहुत याद आती है। अंश ने हीर को बाहों में भरते हुए कहा, बस कुछ घंटे की बात और है, उसके बाद तुम पहले की तरह अपनी जिंदगी जी सकती हो। फिर मन ही मन कहा, हीर खतरा अभी टला नहीं है, कोई तो है जो अभी भी मुझसे बदला लेने के लिए तुम्हें जरिया बनाना चाहता है, लेकिन मैं नहीं चाहता इस समय तुम सफ़र करो। तुम्हारी ऐसी हालत में तुम्हें अपनी फैमिली के पास ही होना चाहिए, क्योंकि उन सब की केयर तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। वहीं दूसरी तरफ सुबह विराज की नींद पूरी हुई तो विराज ने देखा रिया रूम में कहीं भी नहीं थी। वह समझ गया कि रिया जल्दी उठकर वहां से चली गई है। वह बेड से नीचे उतरा और उसने एक अंगड़ाई ली और अपने कदम वॉशरूम की तरह बढ़ा दिए। कुछ देर बाद वह रेडी होकर नीचे आया तो उसने देखा कि रिया हाल में सोफे पर बैठी हुई अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी। रिया को कुछ पल देखने के बाद विराज रिया के पास आया और उसके बगल में ही बैठते हुए बोला, तुम्हारी तबीयत कैसी है। रिया ने एक नज़र उठाकर विराज की तरफ देखा और वापस अपने फ़ोन की तरफ देखने लगी, जैसे जता रही हो कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। विराज ने ही गहरी सांस ली और फिर रिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, कब तक ऐसे नाराज रहोगी रिया। रिया ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, जब तक तुम गलत का साथ देना नहीं छोड़ते हो। विराज अभी काफी हद तक शांत था, शायद उसने मन ही मन कोई फैसला किया था, इसीलिए वह सोफे से खड़ा हुआ। उसने रिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो मेरे साथ। रिया ने कहा, कहाँ चलना है। विराज ने कहा, तुम्हारे सवालों का जवाब देना है। रिया ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, जो भी कहना है यही कहो, मैं कहीं नहीं जा रही। विराज ने अपनी पकड़ टाइट करते हुए कहा, बिना जिद के तो कोई काम कर नहीं सकती हो ना। कहकर विराज ने झटके से रिया को अपनी गोद में उठा लिया। रिया ने गिरने की डर से जल्दी से विराज से गले में अपनी बाहें डाली और हैरानी से कहा, यह क्या कर रहे हो, अब क्या तुम जबरदस्ती करोगे।
विराज ने रिया के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, प्यार करता हूँ तो जबरदस्ती करने का भी हक रखता हूँ, और जो बात मैं तुमसे करना चाहता हूँ वो यहाँ नहीं कर सकता, चलो अब। कहकर विराज उसे एक तरफ ले गया। कुछ देर बाद उसे अपने रूम में लेकर आया और आहिस्ता से रिया को नीचे उतारते हुए कहा, अब तुम सिर्फ मेरी बात सुनोगी। रिया ने कहा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। कहकर जैसे ही वहां से जाने लगी, विराज ने उसकी बाह पकड़कर उसे अपने सामने किया और कहा, मेरी बात सुने बिना तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, और उसके बाद तुम खुद डिसाइड करना कि मैं गलत हूं या फिर सही। रिया अपने हाथ बांधकर दूसरी तरफ मुंह फेरकर खड़ी हो गई। तो विराज ने मुस्कुराते हुए रिया के गले की चैन को पकड़कर उसका चेहरा अपने सामने करते हुए कहा, रिया, तुम गुस्से में बहुत ही खूबसूरत लगती हो, पर इसका मतलब यह नहीं है कि तुम हमेशा मुंह फुलाकर घूमती रहो। चलो बैठो इधर ताकि हम आराम से अपनी बात कर सके। रिया ने एक नज़र विराज को देखा और जाकर वहीं सोफे पर ही बैठ गई। विराज भी उसके पास ही बैठ गया तो रिया वहां से खिसक कर थोड़ी दूर हो गई। विराज ने अपना सर ना में हिलाया और वापस रिया के करीब आते हुए कहा, अब यहाँ से 1 इंच भी हिली तो समझ लेना रिया, तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। रिया ने तभी मुड़कर विराज की तरफ देखा और उसे घूरते हुए कहा, मेरे लिए तो वैसे भी अच्छा नहीं है, आप अपनी बात करो कि क्या दिखाने के लिए लेकर आए हो मुझे यहाँ। तो विराज ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, तुम्हें इस बात से ही प्रॉब्लम है ना कि ईशा की वजह से हीर इस दुनिया में नहीं है, और इसीलिए मुझे ईशा को अंश को सौंप देना चाहिए ताकि वह उसे उसके किए की सजा दे। तो पहली बात तो यह है रिया की हीर जिंदा है। ये सुनकर रिया की चेहरे की एक्सप्रेशन तुरंत ही चेंज हुए और उसने शॉक्ड होते हुए विराट की तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो कि तुम सच कह रहे हो। तो विराज ने कहा, हाँ रिया, हीर जिंदा है और उसका बच्चे भी सेफ है और हीर अंश के पास है। रिया ने हैरानी और खुशी के मारे हैरानी वाले भाव के साथ कहा, फिर पूरी दुनिया में यह बात क्यों फैलाई गई कि हीर की उस हादसे में डेथ हो गई। विराज ने कहा, इसकी कहानी बहुत लंबी है। फिर धीरे धीरे विराज उसे सब कुछ बताने लगा कि हीर किस तरह से उस हादसे से बच गई थी और उन्होंने क्यों डिसीजन लिया था हीर को दुनिया के सामने न लाने का। ये सारी बात सुनकर रिया ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, थैंक गॉड, हीर सेफ है। फिर खड़े होते हुए कहा, चलो मुझे उससे मिलना है, मुझे उसे देखना है। विराज ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस सोफे पर बैठाते हुए कहा, तुम हीर से कल मिल लेना, फिर कल वापस खुराना मेंशन आने वाली है, पर यह बात तुम अभी उन्हें मत बताना। रिया ने कहा, पर क्यों, ये तो खुशी की बात है ना, तुम्हें पता है ना कि सब लोग उसे कितना मिस करते हैं, और जब सबको पता चलेगा कि हीर बिल्कुल सेफ है तो सब कितने खुश हो जाएंगे। रिया को पकड़कर अपनी गोद में बैठाते हुए कहा, बस यही आकर मुझे यही लगता है कि तुम अभी भी बच्ची हो, तुम्हारी सोच जहाँ खत्म होती है ना रिया, हमारी सोच वहीं से शुरू होती है। रिया ने कहा, मतलब। तो विराज ने कहा, अरे पागल, सरप्राइज देना चाहता हूँ, कैसा हो अगर अचानक उनके सामने हीर आ जाए। तो रिया ने कहा, सरप्राइज, ये तो अच्छी बात है, फिर तो मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी। फिर थोड़ा गुस्से से कहा, लेकिन कुछ भी हो ईशा ने गलती तो की है ना, वह तो हीर ही किस्मत अच्छी थी जो उसे हादसे में बच गई, लेकिन अगर कुछ अनहोनी हो जाती तो। विराज ने कहा, मैं जानता हूँ ईशा ने गलती की है, बल्कि बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन एक बार तुम मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं पाई, कोशिश करो और एक बात बताओ, अगर कोई गलती करता है तो उसके लिए सजा होती है ना, लेकिन अगर कोई गलती करने के बाद पछतावा कर रहा हो तब। रिया ने कहा, तो क्या ईशा इसके लिए पछता रही है। विराज ने कहा, हाँ, ईशा को इस बात का बहुत पछतावा है, क्योंकि जब मुझे पता चला था कि ईशा इसमें इन्वॉल्व है तब मैं खुद उसके खिलाफ हो गया था, और तब जाकर उसे रियलाइज हुआ था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। तो रिया ने कहा, पर विराज, उसे गलती की सजा दिए बिना ही अगर छोड़ दोगे तो हो सकता है कल को वह फिर से यह गलती दोबारा करे। एपिसोड 230 कहानी अब तक। रिया ने कहा, सरप्राइज, ये तो अच्छी बात है, फिर तो मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी। फिर थोड़ा गुस्से से कहा, लेकिन कुछ भी हो ईशा ने गलती तो की है ना, वह तो हीर ही किस्मत अच्छी थी जो उसे हादसे में बच गई, लेकिन अगर कुछ अनहोनी हो जाती तो। विराज ने कहा, मैं जानता हूँ ईशा ने गलती की है, बल्कि बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन एक बार तुम मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं पाई, कोशिश करो और एक बात बताओ, अगर कोई गलती करता है तो उसके लिए सजा होती है ना, लेकिन अगर कोई गलती करने के बाद पछतावा कर रहा हो तब। रिया ने कहा, तो क्या ईशा इसके लिए पछता रही है। विराज ने कहा, हाँ, ईशा को इस बात का बहुत पछतावा है, क्योंकि जब मुझे पता चला था कि ईशा इसमें इन्वॉल्व है तब मैं खुद उसके खिलाफ हो गया था, और तब जाकर उसे रियलाइज हुआ था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। तो रिया ने कहा, पर विराज, उसे गलती की सजा दिए बिना ही अगर छोड़ दोगे तो हो सकता है कल को वह फिर से यह गलती दोबारा करे। अब आगे
मैंने ईशा को सजा दी है रिया, उसकी आज़ादी छीनकर वह अब मेरी परमिशन के बिना कहीं बाहर नहीं निकल सकती, और मैं कहता हूँ कि अगर उसने दोबारा ऐसी कोई गलती की तो मैं खुद उसे अंश के हवाले कर दूंगा। रिया विराज की बात सुनकर कुछ देर सोच में पड़ गई। उसने विराज से कहा, पर विराज, अगर अंश को इस बारे में पता चला तब वह तुम पर कितना भरोसा करता है। विराज ने कहा, जानता हूँ, सब जानता हूँ रिया, कि मैं गलत कर रहा हूँ, पर मैं उसका बड़ा भाई हूँ, अपनी सगी बहन को ऐसे ही अंश के हवाले नहीं कर सकता। तुम जानती हो ना अंश को उसका गुस्सा कैसा है, एक पल नहीं लगाएगा ईशा को मौत के घाट उतारने में, और मैं अपनी बहन को ऐसे ही मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकता ना। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, वह भी तब जब उसे खुद अपने किए का पछतावा है। वह समझ चुकी है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, वह सिर्फ अंश को पाने के लिए ये सब कर रही थी। रिया को तब इस बात की चिंता हो रही थी कि अगर अंश को सच का पता चला तो कहीं विराज और अंश के बीच में नफरत की खाई ना हो जाए। रिया को परेशान देखकर अंश ने उसे गले से लगाते हुए कहा, रिया तुम इस बारे में कुछ मत सोचो, मैं चाहता हूँ कि तुम इन सब बातों से दूर रहो और खुद का और हमारे आने वाले बच्चे का ध्यान रखो। रिया ने रुआसी आवाज में कहा, पर विराज टेंशन तो होगी ना। विराज ने कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ सब संभालने के लिए, और अंश को भी मैं हैंडल कर ही लूंगा। मेरा दोस्त है वह, उसे अच्छे से जानता हूँ, उसे मैं कि उसे कैसे हैंडल करना है। रिया ने मन ही मन कहा, उम्मीद करती हूँ कि तुम उसे हैंडल कर लो, पर अंश को मैं भी अच्छे से जानती हूँ, वह इस बात को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। रिया ने भी अपनी बाहें विराज के गले में डाली और अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरी तरफ अंश की गाड़ी खुराना मेंशन के मेनन गेट से अंदर आई। वहीं हीर जो गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी, आंखों में चमक लिए मेंशन को देख रही थी। वह आज बहुत ही ज्यादा खुश थी। इतने महीनों बाद वह वापस अपने घर जो लौटी थी, उसका एनर्जी लेवल आज सुबह से ही अंश देख रहा था, जो अपने पूरे चरम पर था। इतने महीनों बाद आज उसने हीर को पहली बार इतना ज्यादा खुश देखा था। उसने अपनी गाड़ी मेंशन एंट्रेंस के बाहर रोकी तो हीर जल्दी से अपने साइड का डोर ओपन करने लगी, पर डोर अभी भी लॉक था। हीर ने पलटकर अंश से कहा, डोर अनलॉक करो ना, मुझे अंदर जाना है। तो अंश ने कहा, इतनी जल्दी है तुम्हें? तो हीर ने कहा, जल्दी नहीं होगी क्या? तुम्हें पता है ना मैंने कितना इंतजार किया है इस दिन का। फिर बच्चों की तरह जिद करते हुए बोली, प्लीज इसे अनलॉक करो ना, मुझसे अब और सब नहीं किया जा रहा। अंश ने हंसते हुए हीर के बालों को बिगाड़ा और कहा, ओके बेबी, पर तुम 5 मिनट थोड़ा वेट करो, अभी मुझे अंदर जाकर माहौल तो बनाने दो। हीर ने पूछा, माहौल? कैसा माहौल बनाना है? तो अंश ने कहा, उनके लिए इतना बड़ा सरप्राइज लेकर आया हूँ, मुझे थोड़ा सा उनके भी सस्पेंस तो क्रिएट करने दो। हीर ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, पर सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट से ज्यादा नहीं, अगर उससे ज्यादा हुए ना तो मैं खुद अंदर आ जाऊंगी। अंश ने कहा, हाँ बाबा, तुम फिक्स 5 मिनट बाद अंदर आ जाना, तो फिर मैं सारा माहौल क्रिएट करके रखूंगा। अंश ने अपने साइड का डोर ओपन किया और बाहर निकल गया। फिर हीर ने जल्दी से अपने फोन में 5 मिनट का टाइमर फिक्स किया और 5 मिनट खत्म होने का इंतजार करने लगी। उसके लिए तो हर एक सेकंड भी बहुत लंबा हो रहा था। अंश मेंशन के अंदर गया तो हॉल में इस वक्त सभी लोग बैठे हुए थे। आज रिया भी खुराना मेंशन ही आई हुई थी। दरअसल विराज ने ही उसे खुराना मेंशन चलने के लिए कहा था। आज तो पूरी फैमिली एक साथ हॉल में बैठी हुई इसी बात का वेट कर रही थी कि आखिर अंश क्या सरप्राइज देने वाला है। वहां मौजूद कुछ लोगों को तो सरप्राइज का अच्छे से पता था, इसलिए उनके चेहरे शांत नजर आ रहे थे, लेकिन मन ही मन वह सभी मुस्कुरा रहे थे। वही राजवीर जी भी पूरी तरह से रिलैक्स थी, क्योंकि उन्हें तो हमेशा से ही पता था कि हीर जिंदा है। हीर के पेरेंट्स भी यहीं पर ही मौजूद थे। वहीं दादी ने कहा, अंश ने हमें क्यों बुलाया है? तब से यहाँ लाकर बिताया हुआ है और कोई कुछ बता भी नहीं रहा। तभी स्वर्ण जी ने कहा, माँ जी, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि लड़का करना क्या चाहता है। तभी अंश ने अंदर आते हुए कहा, तो सभी लोग यहाँ मौजूद हैं ना? स्वर्ण खड़े होते हुए कहा, अंश, हम काफी देर से वेट कर रहे हैं, तुम किस सरप्राइज की बात कर रहे थे बेटा? सुधा जी ने भी अंश से पूछा, हाँ बेटा, बताओ ना क्या हुआ है। सुधा जी के चेहरे पर एक उदासी नजर आ रही थी, क्योंकि जब से उन्हें पता चला था कि हीर इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने तो जैसे जीना ही छोड़ दिया था। वह तो बस अपनी फैमिली के साथ रह रही थी, लेकिन हीर की यादों से बाहर नहीं निकल पा रही थी। एक भी दिन ऐसा नहीं बीतता था जब वह हीर को याद करके रोती नहीं थी। कुछ यही हालत सुधा के पापा की भी थी। हीर के जाने की टेंशन में वह बहुत ही ज्यादा कमजोर भी हो गए थे और ज्यादातर बीमार रहने लगे थे। अंश ने एक नज़र सबकी तरफ देखा और कहा, दरअसल मैं आप सबको वह सरप्राइज देना चाहता हूँ जिसे देखकर आप सभी के चेहरे खिल उठेंगे। फिर सुधा जी के पास आकर कहा, और आंटी, आप भी सरप्राइज को देखकर बहुत खुश हो जाएंगी।
सुधा जी ने उदासी भरी आवाज में कहा, मुझे नहीं लगता है अब कोई भी सरप्राइज मुझे कभी खुशी दे पाएगा। अंश बेटा, तुम जानते हो हीर के जाने के बाद मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मनोज जी भी जो वही सोफे पर बैठे हुए थे, थकी हुई आवाज में बोले, सुधा सही कह रही है बेटा। तो अंश ने कहा, यकीन मानिए, झूठ नहीं कह रहा हूँ, ये सरप्राइज आप दोनों के चेहरे पर खुशियां ला देगा, बल्कि ये कहो आप दोनों की जिंदगी में, क्योंकि आप दोनों की ऐसी हालत मुझसे भी नहीं देखी जा रही। सुधा जी ने मनोज जी की तरफ देखा जैसे पूछ रही हो कि ऐसा कौन सा सरप्राइज हो सकता है। तभी राजवीर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज मानो। स्वर्ण ने हैरानी से राजवीर से कहा, क्या आप जानते हैं? राजवीर ने कहा, मैं तो शुरू से ही जानता था। फिर अंश से कहा, अंश अब इतना सस्पेंस क्रिएट मत करो, बुला लो उसे अंदर। अंश ने वही सोफे पर आराम से बैठते हुए कहा, बुलाने की जरूरत नहीं है, अब वह खुद ही यहाँ आ जाएगी। सभी लोग आपस में दूसरे को देखने लगेगी कौन आ जाएगी, अंश किसकी बात कर रहा है। तभी अंश ने अपने फोन में टाइम देखा और फिर रिवर्स काउंटिंग शुरू कर दी। अंश के इस तरह से रिवर्स काउंट करने पर सभी लोगों की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी कि आखिर ऐसा कौन सा सरप्राइज उन सबको मिलने वाला है। अंश रिवर्स काउंट करते हुए सभी की तरफ देख रहा था। 54,321। इसी के साथ एक चहकती हुई आवाज वहां गूंजी, माँ पापा। इस आवाज को सुनकर सभी की नजरें एक साथ में एंटरेस्ट की तरफ गई, जहां पर हीर बड़ी सी स्माइल लिए और आंखों में आंसू लिए सभी को देख रही थी। हीर को ऐसे सामने देखकर वहां मौजूद कुछ लोग जो हीर की जिंदा होने की बात नहीं जानते थे, कुछ पल के लिए तो शॉक्ड ही हो गए। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि वाकई में हीर उनके सामने है या फिर वह कोई सपना देख रहे हैं। सुधा जी ने खोए हुए लहजे में कहा, अंश ये वाकई में हकीकत है, क्या ये वाकई में हीर है? हीर जल्दी से सुधा जी के पास आई और कसकर उन्हें गले से लगा लिया और उनके गले लग गई। माँ मैंने आपको बहुत मिस किया, कहकर हीर जोर जोर से रोने लगी। वही हीर को सही सलामत देखकर अब सभी की आंखों में आंसू और चेहरे पर खुशी वाले एक्सप्रेशन नजर आने लगे। हीर के गले लगते ही सुधा जी को एहसास हुआ कि सच में उनकी बेटी उनके सामने ही है। उन्होंने भी कसकर हीर को अपनी बाहों में भर लिया और रोते हुए बोली, हीर मेरी बच्ची, तुम सच में हो, मेरा मतलब तुम। सुधा जी खुशी के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वही मनोज जी ने भी आकर रुआसी आवाज में कहा, मेरा बच्चा तो बिल्कुल सही सलामत है। फिर अंश की तरफ देखते हुए कहा, हीर। तभी अंश ने कहा, हाँ पापा, हीर बिल्कुल सही सलामत थी। काफी देर तक हीर सभी लोगों से मिली, कुछ देर बाद ही सुधा और स्वर्ण जी के बीच में बैठी हुई थी। अंश और राजवीर दोनों ने ही उसे हादसे वाली बात सभी को बता दी थी। इस बात पर स्वर्ण जी ने अंश पर गुस्सा भी किया था। अगर ही जिंदा थी तो फिर उसी सबसे क्यों छुपाया? उसने इस बात का रीजन भी उसे बात ही दिया था, पर कुछ बातें ऐसी थी जो वह हीर के सामने नहीं करना चाहता था और इस बात के लिए उन्होंने स्वर्ण जी को इशारा भी किया था। मॉम, हीर को रेस्ट की जरूरत है, इसे मेंशन के रूम में ले जाता हूँ, डॉक्टर ने इसे ज्यादा स्ट्रेस लेने से मना किया है। सुधा इशारा समझ गई। उन्होंने हीर से कहा, हीर बेटा तुम अपने रूम में जाकर आराम करो, फिर हम दोनों बैठकर ढेरों बातें करेंगे। हीर ने जिद करते हुए कहा, नहीं माँ, मुझे यही बैठना है आप सबके पास। आपको पता है मैंने आप सबको कितना मिस किया। सिम्मी ने भी खुश होते हुए कहा कि हमने भी तुझे बहुत मिस किया। तुझे पता है एक दिन नहीं गुजरता था जो हम तुम्हें मिस नहीं करते थे। तुम चलो मेरे साथ रूम में, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। कहकर सिम्मी जबरदस्ती हीर का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करने लगी। तो हीर ने खड़े होते हुए कहा, चलती हूँ मैं, वरना यह मुझे बैठने भी नहीं देगी। फिर अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, माँ पापा आप प्लीज आज जाना मत, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। और विष्णु से भी कहा जो अपनी बहन के सही सलामत लौट आने से बहुत खुश था। विष्णु ने कहा, नहीं दी, हम कहीं नहीं जाने वाले। अभी तो मुझे आपसे 1 महीने की फाइट का कोटा जो पूरा करना है और आपसे ढेर सारी बातें भी करनी है। फिर सिम्मी हीर को अपने साथ ले गई।